हेलो साइकोलॉजी पीपल, वेलकम बैक। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 थिंकिंग। मेरे ये जो बुक है ये न्यू एडिशन की है, इसलिए इसमें चैप्टर नंबर 7 है। हो सकता है आपके पास ओल्ड एडिशन की बुक हो तो उसमें चैप्टर नंबर 8 हो। ऑल्सो इसके जो नोट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगी, वहां से आप डाउनलोड करके प्रिंट करके पढ़ सकते हैं, आराम से रिवाइज कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। यहाँ से हम चैप्टर समझेंगे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपका मैं चैप्टर नंबर लास्ट जो एक चैप्टर है चैप्टर नंबर 8 वो कवर करवा दूंगी एंड देन वी आर डन विद द सिलेबस। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ थिंकिंग। अब वो बात कर रहे हैं कि नेचर ऑफ थिंकिंग, थिंकिंग होती क्या है, क्या नेचर होता है थिंकिंग का, क्या प्रोसेस है, ये सब हम पढ़ेंगे। सो थिंकिंग इज द बेसिस ऑफ ऑल कॉग्निटिव एक्टिविटीज। जितनी भी हमारी कॉग्निटिव एक्टिविटीज हैं उसका बेस है थिंकिंग। कॉग्निटिव एक्टिविटीज का क्या मतलब है, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, रीजनिंग, ये जितनी भी और कॉग्निटिव एक्टिविटीज हैं, मेमोरी वगैरह, ये सब कॉग्निटिव एक्टिविटीज हैं, राइट। तो इसमें सबका जो बेस है वो थिंकिंग है। थिंकिंग इन्वॉल्व्स मैनिपुलेशन एंड एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम द एनवायरनमेंट। जो भी एनवायरनमेंट से हमें इंफॉर्मेशन रिसीव होती है उसमें थिंकिंग कहीं ना कहीं हम मैनिपुलेट करते हैं या एनालिसिस करते हैं उस इंफॉर्मेशन का जो भी हमें एनवायरनमेंट से रिसीव होती है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैनिपुलेशन कैसे करते हैं इंफॉर्मेशन का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि आप कोई पेंटिंग देख रहे हो, ठीक है, तो आप जब कोई पेंटिंग देखते हो तो आप उस पेंटिंग के सिर्फ लाइंस या स्ट्रोक्स के ऊपर ध्यान, या कौन से कलर का इस्तेमाल हुआ है, सिर्फ वो नहीं देखते। आप ये भी साथ में देखते हैं कि यू गो बियॉन्ड द गिवन इंटरप्रिटेशन। आप उसमें एक अंडरस्टैंडिंग ढूंढते हैं, एक मीनिंग फाइंड आउट करने का कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक सनफ्लावर की पेंटिंग है जिसमें एक सनफ्लावर बना है। अब कोई होगा जो उस पेंटिंग को देखेगा कि क्या है, फूल ही तो बने हैं, इसमें सनफ्लावर बना हुआ है और क्या है, भाई सनफ्लावर है, ठीक है। लेकिन कोई और उसको कैसे इंटरप्रेट कर सकता है, कोई उसको देख सकता है कि सनफ्लावर रिप्रेजेंट करता है हैप्पीनेस, सनफ्लावर रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिविटी, तो वो शायद उसको पेंटिंग को देख के कहेगा कि इसमें शायद पेंटर है ये कन्वे करना चाह रहा है कि पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाह रहा है, पॉजिटिविटी की तरफ हमें इशारा दे रहा है कि पॉजिटिव रहना चाहिए लाइफ में। तो कितनी सारी इंटरप्रिटेशन कर ली हमने, समझ रहे हो। तो यहाँ पे ये वो कह रहे हैं, तो अंडरस्टैंडिंग जो है आपकी पेंटिंग की, इट इन्वॉल्व्स क्रिएशन ऑफ अ न्यू मीनिंग दैट इज एडेड टू योर नॉलेज। तो आप बियॉन्ड लाइंस एंड स्ट्रोक्स देखते हो, बियॉन्ड कलर्स देखते हो। सिर्फ आप कलर्स पे या लाइंस और स्ट्रोक्स पे फोकस नहीं करते, बट आप इस चीज पे फोकस करते हो, आप न्यू अंडरस्टैंडिंग लेकर आते हो। तो वो कहाँ से होता है, थिंकिंग से होता है, ठीक है ना। थिंकिंग क्या है, एक हायर मेंटल प्रोसेस है थ्रू विच वी मैन्युपुलेट एंड एनालाइज द एक्वायर्ड या एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन एनवायरमेंट से हम एक्वायर कर रहे हैं, ले रहे हैं, उसको मैन्युपुलेट या एनालाइज करते हैं। मैन्युपुलेट कैसे करता है ये हमने एक एग्जाम्पल से देखा, पेंटिंग वाले। और या फिर जो है एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन को हम मैनिपुलेट करते हैं, मतलब जो ऑलरेडी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है उसको मैं मैनिपुलेट कर रही हूँ। सच मैनिपुलेशन और एनालिसिस अकर्स बाय द मीन्स ऑफ एब्स्ट्रैक्टिंग, रीजनिंग, इमेजिनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जजिंग एंड डिसीजन मेकिंग। तो ये जो मैनिपुलेशन है या एनालिसिस है, ये कैसे करते हैं हम, बाय द मीन्स ऑफ एब्स्ट्रैक्टिंग। यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट, प्लीज याद रखना, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट की बात नहीं हो रही या फिर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की बात नहीं हो रही। यहाँ पे एब्स्ट्रैक्टिंग का सिंपली मीनिंग है टू ड्रॉ ऑफ, विड्रॉ करना, सिंथेसाइज करना इंफॉर्मेशन को एनवायरनमेंट से। कैसे आप इंफॉर्मेशन को एनवायरनमेंट से ले रहे हैं, राइट, उसको बात कर रहे हैं कि कैसे इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को एनवायरनमेंट से। तो वो एब्स्ट्रैक्टिंग की बात हो रही है। रीजनिंग, रीजन आउट करना। इमेजिनिंग मतलब जैसे मैंने आपको बोला, सनफ्लावर या ब्राइट ब्यूटीफुल सनी डे आप इमेजिन करो, तो यू कैन इमेजिन ब्राइट ब्यूटीफुल सनी डे इन योर, तो आप इमेजिन करने लग जाओगे ना। सो उसमें भी थिंकिंग है, यू आर थिंकिंग अबाउट अ ब्राइट ब्यूटीफुल सनी डे। प्रॉब्लम सॉल्विंग, जब आपके पास कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप उसका सोल्यूशन ढूंढने में लग जाते हो, तो थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व होती है वहां पे भी। जजिंग, जब आप मान लो कपड़े शॉपिंग करने जाते हो तो आप देखते हो कि यार ये कलर सूट नहीं कर रहा, इसमें कोई और कलर दिखाना भैया, या ये वो, तो वो आप जज करते हो कि मेरे ऊपर क्या सूट कर रहा है, क्या नहीं जच रहा है, तो जज करते हो आप, ठीक है। वो उसमें भी थिंकिंग इन्वॉल्व है। एंड डिसीजन मेकिंग में तो थिंकिंग इन्वॉल्व है कि क्या करूं, अभी शादियों का सीजन आ रहा है, शादी अटेंड करूं या अपनी पढ़ाई करूं, एग्जाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग भी में भी आपकी थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व है। सो थिंकिंग इज मोस्टली, वो बोल रहे हैं, ऑर्गेनाइज या गोल डायरेक्टेड होती है। तो थिंकिंग जितने जो भी हम सोचते हैं उसका कुछ ना कुछ तो गोल होता ही है,
ठीक है, काफ़ी ऑर्गेनाइज़्ड वे में थिंकिंग होती है और गोल डायरेक्टेड होती है। मतलब अगर हम सोच रहे हैं कि सुबह लंच में मतलब दोपहर को लंच में क्या खाना है, तो कुछ ना कुछ तो गोल है ना, अगर हम खाने के बारे में भी सोच रहे हैं तो। ठीक है, तो कुछ ना कुछ गोल होता है प्लानिंग का, तो दैट इज़ व्हाई हम सोचते हैं। नाउ थिंकिंग इज़ एन इंटरनल प्रोसेस जो कि इन्फर कर सकते हैं ओवर्ट बिहेवियर से, आउटवर्ड जो हम देख सकते हैं। 2 तरह के बिहेवियर हमने समझे थे ना, कोवर्ट और ओवर्ट बिहेवियर, अगर आपको याद हो तो। तो कोवर्ट बिहेवियर क्या होता है? जो इंटरनल बिहेवियर होता है। तो एक तरीके से थिंकिंग भी वो बोल रहे हैं कि इंटरनल मेंटल प्रोसेस है, तो कह सकते हैं कि थिंकिंग जो है एक कोवर्ट बिहेवियर है, राइट? जिसका पता हम कैसे लगा सकते हैं, जिसको इन्फर कर सकते हैं, जिसका पता लगा सकते हैं थ्रू ओवर्ट बिहेवियर, बाहरी तौर पे। जैसे आपने कई बारी अपने किसी फ्रेंड को हो सकता है आपने बोला हो कि भाई क्या बात है, बड़ी गहरी सोचों में डूबा हुआ है। तो क्यों ऐसा? क्योंकि आपको बाहर से उसको देख के पता चल रहा है कि वो कुछ सोच रहा है। ठीक है, तो ओवर्ट बिहेवियर मतलब जो अंडरकवर नहीं है, ठीक है, ओवर्ट है, ऑब्जर्व कर सकते हैं जिसको बाहरी तौर पे। तो वहां से आप पता लगा सकते हो कि कोई बंदा कोई सोच रहा है, तो बट जो क्या सोच रहा है वो तो नहीं पता लगा सकते, कंटेंट। ठीक है, तो वो इंटरनल मेंटल प्रोसेस होती है थिंकिंग की। नाउ देन बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ थॉट। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ थॉट क्या होते हैं? थिंकिंग रिलाइज ऑन नॉलेज वी ऑलरेडी पोसेस। थिंकिंग हमारी किस बात पे रिलाई करती है? इस बात पे कि जो हमारी नॉलेज है, जो हम ऑलरेडी पोसेस करते हैं, जो ऐसी नॉलेज जो हमारे ऑलरेडी पास है। सच नॉलेज इज रिप्रेजेंटेड ईदर इन द फॉर्म ऑफ मेंटल इमेजेस या फिर वर्ड्स। जो भी नॉलेज हमारे पास है, या तो वो मेंटल इमेज के फॉर्मेट में हमारे पास है, या फिर वर्ड्स के थ्रू हमारे पास है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ एप्पल के बारे में सोचने के लिए, तो यहाँ पे एक एप्पल की मेंटल इमेज आ जाती है, अगर हम एप्पल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो। ठीक है, या सनफ्लावर के बारे में अभी बात कर रहे थे, तो सनफ्लावर के लिए एक इमेज आ जाती है, तो वो मेंटल इमेज हो गया। या अगर मैं किसी, मान लो मैं बात करूं कि सिगमंड फ्रॉइड के बारे में, अब वो वहां पे आपको वर्ड्स की जरूरत पड़ेगी कि अच्छा इन्होंने साइको एनालिसिस स्कूल ऑफ थॉट दिया था, क्या बताया था, इड ईगो के बारे में बताया था, सुपर ईगो के बारे में बताया था, एंड स्टफ लाइक दैट। तो वहां आपको वर्ड्स की जरूरत पड़ेगी, तो वो यही बात आगे हमें समझा रहे हैं। ठीक है, इस बुक्स में आपके इस वाले चैप्टर में काफी सारे एग्जाम्पल्स का यूज हुआ है। सो विजुअल रिप्रेजेंटेशंस जो होते हैं हमारे माइंड में, दैट इज व्हाट मेंटल इमेजेस। मेंटल इमेजेस, और फिर जो जहां हम वर्ड्स की बात कर रहे हैं, सो विजुअल रिप्रेजेंटेशन, जैसे मान लो आपको किसी को रास्ता बताना है, ठीक है, कोई आपको समझाना है, तो आप कैसे समझाओगे? आपके दिमाग में इमेज होती है ना कि अच्छा मेरे से रास्ता पूछा, हाँ हाँ यहाँ से सीधा सीधा जाना भैया, वहां से लेफ्ट टर्न ले लेना, वहां एक गोल चक्कर आएगा, वहां से राउंड अबाउट से थर्ड एग्जिट ले लेना। तो एक विजुअल माइंड में इमेज आ जाता है, दैट इज विजुअल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, बट अगर बात करें कोई स्टोरी बुक की, मान लो आपको कोई एक नॉवल खरीदना है, कोई बुक खरीदना है, तो वहां आपकी जो नॉलेज है वो वर्ड्स या कंसेप्ट के फॉर्मेट में होगी कि वो जो ऑथर है किस तरीके के जैसे थ्रिलर नॉवल लिखता है, रोमांटिक नॉवल लिखता है, क्या उनकी थीम रहती है, क्या ऑथर है, किस तरीके। तो वहां जो आपकी जो नॉलेज है, थिंकिंग है, वह वर्ड्स पे काम करेगी, कंसेप्ट पे काम करेगी। ठीक है, देन हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक, मेंटल इमेज। मेंटल इमेज क्या होता है? एक ऐसी इमेज जो हमारे माइंड में, मेंटल इमेज इज बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर सेंसरी एक्सपीरियंसेस। जो भी हम अपने सेंसरी एक्सपीरियंसेस हमें हमारे होते हैं, उसका एक माइंड में हमारी जो एक इमेज बन जाती है, दैट इज मेंटल इमेज। फॉर एग्जाम्पल, ये किसी के भी बारे में हो सकता है, चीजों के बारे में, थिंग्स के बारे में, प्लेसेस के बारे में, या इवेंट्स के बारे में। थिंग्स के बारे में जैसे मैंने आपको बोला कि किसी एक चीज के बारे में सोचने के लिए मैंने आपको बोला कि एक रेड कलर का बैग के बारे में सोचने के लिए, या मैंने आपको बोला योगा मैट के बारे में सोचने के लिए। इट्स अ थिंग। ठीक है, तो आपको पता है योगा मैट कैसा दिखता है, तो यू विल थिंक अबाउट इट। अगर मैंने बोला आपको प्लेस के बारे में, अगर अगर आप में से कोई इंडिया गेट गया हुआ है दिल्ली में, हाँ, तो मैं आपको बोलूं कि इंडिया गेट के बारे में सोचने के लिए, तो आप उस प्लेस के बारे में या सीपी में कनॉट प्लेस के बारे में आप सोच सकते हो कि वो जगह कैसी दिखती है, इंडिया गेट कैसा दिखता है, या क्या वहां पे क्राउड है, कौन सी शॉप्स है। तो वो प्लेस के बारे में भी यू कैन थिंक। एक इमेज माइंड में जो क्रिएट हो जाती है, दैट इज मेंटल इमेज। इवेंट के बारे में अगर कोई आपका फ्रेंड पूछे, अरे तेको पता है उसके बर्थडे पार्टी पे क्या हुआ था, याद है देखो हम लास्ट टाइम जब हम गए थे मूवी देखने तब क्या हुआ था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। तो वो पूरी जो आपके दिमाग में उस टाइम पे जो इमेज आ जाती है ना, वो ही है आपकी मेंटल इमेज। ठीक है, वो उसको कहते हैं मेंटल इमेज। ये किसी भी चीज के बारे, थिंग, प्लेसेस या इवेंट्स के बारे में हो सकती है। नाउ इसको क्या बोलेंगे? यू आर प्रोबेबली ट्राइंग टू सी थ्रू योर माइंड्स आई। शायद आप अपने माइंड की जो आंखें हैं, दिमाग की जो आंखें हैं, उनसे देखने की कोशिश कर रहे हो। कंसेप्ट्स की अगर हम बात करें, तो कंसेप्ट्स इंटायरली डिफरेंट चीज है। कंसेप्ट्स क्या होते हैं? वी कम अक्रॉस कोई भी, चाहे हम ऑब्जेक्ट हो या इवेंट हो, जिससे हम फेमिलियर हैं चाहे अनफेमिलियर है, हम उसको किसी ना किसी
कैटेगरी में पुट करने की कोशिश करते हैं, राइट, जो हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एप्पल के बारे में बात करूं तो आप उसको फ्रूट की कैटेगरी में रखोगे, या अगर टेबल के बारे में बात करें तो आप उसको फर्नीचर की कैटेगरी में रखोगे। ठीक है, सो कंसेप्ट मतलब कि हम जब अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज को कैटेगराइज करने की कोशिश करते हैं टू रिड्यूस आवर टाइम एंड एफर्ट, दैट इज फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो आप अगर कोई ऐसी भी चीज है ना जिसको आपने देखा नहीं है, तब भी आप किसी ना किसी कंसेप्ट में उसको डालने की कोशिश करोगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप रोड पे चल रहे हो, ठीक है, और आपने एक 4 पैर वाला स्मॉल साइज का, जिसका फेस जो है डॉग लाइक है, वैगलिंग टेल है, टेल हिला रहा है और स्ट्रेंजर्स पे भौंक रहा है, बाग कर रहा है, ऐसी कोई जानवर देखा, तो आप इमीडिएटली आपका माइंड उसको डॉग की कैटेगरी में पुट कर देगा। हो सकता है कि वो डॉग की कोई न्यू ब्रीड हो, कोई ऐसी ब्रीड हो जो आपने देखी भी ना हो, ठीक है, बट क्योंकि आपके पास डॉग का कंसेप्ट है कि डॉग ऐसे ऐसे अपनी टेल हिलाता रहता है और डॉग की आवाज कैसी होती है भौंकने की, है ना, वो स्ट्रेंजर्स को देख के भौंकता रहता है, और उसका फेस डॉग का कैसा होता है, तो एक डॉग के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको पता है, उनके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं आपके पास, और इसलिए चाहे आप डॉग की कोई ऐसी ब्रीड देखो जो आपने कभी ना भी देखी हो, आप उसको डॉग के कंसेप्ट में डाल दोगे उस ब्रीड को। सो ये होता है कंसेप्ट। बेसिकली ये क्या करता है, कंसेप्ट की जो अगर हम डेफिनेशन की बात करें, देखो ये है हमारी कंसेप्ट की डेफिनेशन। अ कंसेप्ट दस इज अ मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कैटेगरी। तो कंसेप्ट क्या है, एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी कैटेगरी की। ठीक है, जैसे फ्रूट्स की कैटेगरी अगर मैं आपको बात करूं तो आपके पास एक माइंड में एक फोल्डर बना हुआ है, तो कंसेप्ट बेसिकली क्या है, फोल्डर की तरह है। ठीक है, फोल्डर की तरह काम करता है जिसमें अलग अलग चीजें हमने डाल रखी हैं। इट रेफर्स टू अ क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो सकता है, आइडियाज हो सकते हैं, इवेंट्स हो सकते हैं दैट शेयर कॉमन प्रॉपर्टीज या फिर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स भी आप बोल सकते हैं। नाउ अब वो पूछ रहे हैं कि व्हाई डू वी नीड टू फॉर्म अ कंसेप्ट, हमें कंसेप्ट फॉर्म करने की जरूरत ही क्या है। तो कंसेप्ट फॉर्मेशन इसलिए की जाती है ताकि हम ऑर्गेनाइज कर सके अपनी नॉलेज को, जो भी हमारे पास नॉलेज है उसको ऑर्गेनाइज कर सकें, सो दैट जब भी हमें जरूरत हो हम उस नॉलेज को इजीली एक्सेस कर पाए। ठीक है, विद लेस टाइम एंड एफर्ट। जैसे आपके पास अगर कोई लैपटॉप है या कंप्यूटर है तो आपने उसमें डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स की फाइल्स या फोल्डर्स बना रखे होंगे ना, एक मैथ्स का फोल्डर है, एक पॉलिटिकल साइंस का, एक हिस्ट्री का फोल्डर है, एक इंग्लिश का फोल्डर है, एक हिंदी का फोल्डर है, या जो भी फ्रेंच लैंग्वेज है, जर्मन लैंग्वेज है, जो भी है, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर्स हैं, तो आपको आसानी हो जाती है ना विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। वहीं पे अगर आपको कोई फोल्डर इन और एक ही जगह पे आपने सब खिचड़ी पका रखे तो आपको टाइम लगेगा, एफर्ट लगेगा इन्फॉर्मेशन को ढूंढने में। तो हमारा माइंड भी इसी तरीके से काफी ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करता है, उसके पास भी डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर्स हैं, और जो भी इन्फॉर्मेशन आती है वो किसी ना किसी फोल्डर में पुट कर देता है, चाहे वो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हो तो ऑब्जेक्ट में चली जाएगी, इवेंट से रिलेटेड हो तो इवेंट्स वाले में चली जाएगी, कोई आइडिया है तो उसमें चला जाएगा, डिपेंडिंग ऑन कि वो क्या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर करते हैं। ठीक है, एंड वी फॉर्म कंसेप्ट्स टू रिड्यूस आवर टाइम एंड एफर्ट। ओके जी, तो यहाँ पे भी वो यही बोल रहे हैं कि हमारा फॉर मेकिंग आवर थॉट प्रोसेस क्विक एंड एफिशिएंट, और बनाने के लिए हमारा अपने थिंकिंग को, अपने थॉट प्रोसेस को जल्दी क्विक बनाने के लिए और एफिशिएंट बनाने के लिए हम कंसेप्ट फॉर्मेशन करते हैं और कैटेगराइज करते हैं ऑब्जेक्ट्स या इवेंट्स को। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। थिंकिंग का प्रोसेस क्या है, इससे पहले ये बॉक्स नंबर 1 में कल्चर एंड थिंकिंग के बारे में भी उन्होंने कुछ बताया हुआ है कि कैसे हमारा कल्चर भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है थिंकिंग को। ना कल्चर और थिंकिंग में ये बताना चाहते हैं कि कैसे हमारे बिलीव्स, हमारे वैल्यू सिस्टम्स या फिर हमारी जो सोशल प्रैक्टिसेस हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं द वे वी थिंक। जैसा हम सोचते हैं वो हम ऐसा क्यों सोचते हैं, क्योंकि उसके पीछे हमारे वैल्यू सिस्टम, हमारा बिलीफ सिस्टम और हमारी सोशल प्रैक्टिस कहीं ना कहीं हमारी थिंकिंग को इन्फ्लुएंस करती है। अब इसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, कुछ अमेरिकन स्टूडेंट्स और कुछ एशियन स्टूडेंट्स उन्होंने लिए और उनको एक अंडर वाटर सीन की पिक्चर दिखाई, जो ये सीन है, ठीक है, इसकी पिक्चर दिखाई, और उन्होंने उनसे पूछा कि ब्रीफ पीरियड के लिए, थोड़े टाइम के लिए, मतलब फ्यू सेकंड्स कह लो या मिनट कह लो, मान लो 1 मिनट के लिए उनको ये पिक्चर दिखाई, और फिर उनसे पूछा कि आप अब डिस्क्राइब करो हमें कि आपने क्या देखा। तो जो अमेरिकन स्टूडेंट्स है उन्होंने फोकस किया बिगेस्ट, ब्राइटेस्ट एंड मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर पे। फॉर एग्जाम्पल लार्ज फिश थी, फिर एक उससे बड़ी फिश थी, और 3 छोटी छोटी मछलियां थी, इस तरीके से। तो जो भी बड़ी बड़ी डिटेल्स है ना, ब्राइट बिग फीचर्स हैं, आउटस्टैंडिंग फीचर्स हैं, जो सबसे हट के फीचर्स हैं, मतलब ऑब्वियसली एक्वेरियम में सबसे पहले तो हमें फिशेस पे ही नजर आ रही है, 1 2 3 4 5 फिशेस हैं, ठीक है, ऐसे
लेकिन वहीं पे अगर जो जापानीज उन्होंने स्टूडेंट्स लिए थे ना, एशियन कंट्री के अंदर ही आती है जापानी स्टूडेंट्स, तो जब उन्होंने जापानीज स्टूडेंट से पूछा, उन्होंने क्या फोकस किया, उन्होंने बैकग्राउंड पे ज्यादा फोकस किया। जैसे कि जो काफी रॉक बॉटम जो है, यहाँ पे काफी सारे पत्थर थे नीचे, पानी में कितनी ग्रीनरी थी कि नहीं, वाटर वॉज ग्रीन कलर का। तो बेस्ड ऑन दीज काइंड ऑफ फाइंडिंग्स रिसर्चर्स ने ये कंक्लूड किया कि अमेरिकन यूजुअली जो है एनालाइज करते हैं ऑब्जेक्ट सेपरेटली। ठीक है, तो अमेरिकन जो होते हैं वो एनालाइज करते हैं चीजों को सेपरेटली। ठीक है, हर चीज को अलग अलग से नाप तोल करेंगे, अलग अलग चीजों को देखेंगे, होलिस्टिकली नहीं देखते। जबकि जापानीज हो, चाइनीज हो, कोरियंस हो, मतलब एशियन पीपल हो, इवन इंडियन भी अगर आप लगा लो, एशियन पीपल में ही आते हैं। तो हम होलिस्टिक थिंकिंग करते हैं, मतलब हम पूरी चीज को इमेज एज अ होल देखते हैं। तो हम बॉटम को भी देखेंगे कितना रॉकी है, पानी कैसा है वो भी देखेंगे, मछलियां कैसी हैं वो भी देखेंगे, एवरी चीज, जिसको बोलते हैं होलिस्टिक थिंकिंग। सो वी सी एज अ रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट्स एंड बैकग्राउंड, कि बैकग्राउंड क्या है और उस पर क्या ऑब्जेक्ट रखा है, दोनों का रिलेशनशिप देखते हैं, होलिस्टिक थिंकिंग करते हैं। वेयर एज अमेरिकन क्या करते हैं, एनालिटिकल थिंकिंग करते हैं, एक एक फीचर्स को, आउटस्टैंडिंग फीचर्स को, या एक एक फीचर्स को अलग अलग से जांचेंगे परखेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कल्चर का, हमारे वैल्यू सिस्टम का, बिलीफ सिस्टम का, हमारी सोशल प्रैक्टिसेस का, इन सब का भी हमारी थिंकिंग पे काफी असर पड़ता है। वो ये बताना चाहते थे एक्सपेरिमेंट से। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ थिंकिंग विच इज गोल डायरेक्टेड। ऑफ कोर्स अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम है तो हम उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, एंड दैट इज वाई प्रॉब्लम सॉल्विंग में थिंकिंग इन्वॉल्व होती है। ठीक है, सो हेयर इट इज इंपॉर्टेंट टू नो कि जो प्रॉब्लम्स हैं दे आर नॉट ऑब्स्टेकल्स। जरूरी नहीं है जो प्रॉब्लम्स हैं वो किसी ना किसी हर्डल या ऑब्स्टेकल के तौर पे हो, बट सिंपली ऐसे भी हो सकता है कि एक सिंपल एक्टिविटी हो सकती है, दैट फॉर एग्जांपल यू परफॉर्म टू रीच योर डिफाइंड गोल। अगर आपका कोई एक गोल है, उसको आप अचीव करना चाह रहे हो, तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं या कैसे उसको करना है, टैकल करना है, वो भी हो सकता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। या फॉर एग्जाम्पल जब आप मम्मी से पूछते हो मम्मी खाने में क्या बनाना है, या मम्मी आपसे पूछती है कि क्या बनाऊं खाने में, क्या खाओगे तुम लोग, तो वो भी एक प्रॉब्लम ही है ना, कि ये सब्जी रखी है घर पे, बच्चे ये खाते नहीं है, उनको ये नहीं चाहिए, फलाना चाहिए, मेरे को ये खाना है, किसी को कुछ और खाना है, आपके भाई बहन को कुछ और खाना है, और फिर आपको डिसाइड करना है कि फाइनली बनेगा क्या। तो वो भी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग है। ठीक है, तो प्रॉब्लम का मतलब कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ने वाली प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी डे टू डे लाइफ की भी चीजें हो सकती हैं। इन प्रॉब्लम सॉल्विंग देयर इज एन इनिशियल स्टेज। वो बोल रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक तो होती है इनिशियल स्टेज, ठीक है, जहां पे आप प्रॉब्लम, आप दैट इज लाइक प्रॉब्लम इटसेल्फ, एंड उसके बाद एक एंड स्टेट होती है जो कि होता है हमारा गोल, जहां हमें पहुंचना है। सो ये दो दो एंकर्स हैं, दे आर कनेक्टेड बाय मीन्स ऑफ सेवरल स्टेप। तो एक होती है हमारी प्रॉब्लम और एक होता है हमारा गोल, जो हमारी फाइनल डेस्टिनेशन। और इन दोनों के बीच में वो कह रहे हैं काफी सारे जो है मेंटल ऑपरेशंस होते हैं या काफी सारे स्टेप्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑब्स्टेकल्स टू सॉल्विंग प्रॉब्लम। अब बात करते हैं मेंटल सेट के बारे में। नाउ व्हाट इज मेंटल सेट? कोई भी जो हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ऑब्स्टेकल्स, मतलब कोई भी प्रॉब्लम आती है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, वो क्या होती है, या तो मेंटल सेट की होती है या फिर लैक ऑफ मोटिवेशन होता है। मेंटल सेट क्या होता है? मेंटल सेट एक ऐसी टेंडेंसी होती है ऑफ अ पर्सन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, जो कि मतलब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं किसी ऐसे मेथड से या किसी ऐसे स्टेप्स को फॉलो करके जो ऑलरेडी ट्राइड हैं। ठीक है, मतलब हम एक ही तरीके से उस चीज को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हो सकता है कि भाई कभी तो आपको सक्सेस मिलेगी और कभी हो सकता है आपको सक्सेस ना भी मिले। ठीक है, तो पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी है जो समटाइम्स आपको हेल्प कर सकती है न्यू प्रॉब्लम के लिए, कि भाई हाँ पहले भी मैंने इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, लेकिन हो सकता है कि कभी कभी वो काम ना भी करे। तो इसमें क्या होता है कि एक मेंटल रिजिडिटी आ जाती है, मतलब आप नए न्यू थिंकिंग कर नहीं सकते। ठीक है, कोई आप नए तरीके से सोच नहीं पाते प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कोई न्यू रूल्स या कोई स्ट्रैटेजीज नहीं सोच पाते। तो कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्ट करता है, मतलब रोकता है आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की थिंकिंग की स्किल्स को। या फिर और जबकि देखा जाए तो वाइल इन सम सिचुएशंस मेंटल सेट जो है कभी कभी एनहांस भी कर सकते हैं हमारी स्पीड प्रॉब्लम सॉल्विंग की, और अदर सिचुएशंस में प्रॉब्लम सॉल्विंग में बाधा भी बन सकते हैं।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैथ्स की हम बात करें, मैथ्स की इक्वेशंस की बात करें, तो मैथ्स के इक्वेशन में अगर आपको पता चल गया कि ये सम ऐसे सॉल्व होता है या ये स्टेप्स मुझे फॉलो करने हैं, तो आप वही स्टेप्स लगा के वो क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे। लेकिन कोई एक गूगली क्वेश्चन आ गया, ठीक है, जिसमें आपको नहीं पता कि वो वाले स्टेप्स लगा के तो सॉल्व नहीं हो रहा या ऐसे तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं आ रहा, तो वहां पे आप अटक जाओगे। क्यों? वहां पे आप कुछ एक एक यू विल एक्सपीरियंस डिफिकल्टी, एंड वहां पे जो है आपको न्यू स्ट्रैटेजी कोई लगानी पड़ेगी उसको सॉल्व करने के लिए। डे टू डे लाइफ की अगर एक्टिविटीज की हम बात करें, तो हमेशा हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस पे रिलाई करते हैं। जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है कि हाँ पास्ट में मतलब मैं ऐसे इस प्रॉब्लम से निकल गया था, लेट्स ट्राई दैट सेम थिंग। ठीक है, लाइक मेंटल सेट फंक्शन, एक चीज होती है मेंटल सेट की तरह फंक्शनल फिक्सेडनेस। अब फंक्शनल फिक्सेडनेस क्या होता है? मतलब देखो, फंक्शनल मतलब जो चीज जैसे फंक्शन करती है वो वैसे ही फंक्शन करेगी। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपके पास एक मान लो कि मोटी सी किताब है, काफी डिक्शनरी है, तो वो डिक्शनरी तो पढ़ने के लिए होती है, तो वो उसी तरीके से काम करेगी। लेकिन अगर मान लो आप उसको पेपर वेट बनाना है, भाई कागज है आपके पास, लूज पेपर पड़े हैं और वो पेपर उड़ रहे हैं इधर उधर, आपने एक पेपर वेट की तरह उस डिक्शनरी से काम ले लिया, पेपर्स के ऊपर रख दिया, तो इसका मतलब कि आप में फिक्सेड नहीं, फंक्शनल फिक्सेडनेस नहीं है। लेकिन अगर कोई बंदा पेपर वेट ढूंढने लग जाए कि नहीं नहीं मैं तो पेपर को उड़ने से रोकने के लिए पेपर वेट ही रखूंगा, मुझे तो ये डिक्शनरी की बुक नहीं रखनी उस पे, क्योंकि डिक्शनरी की बुक कोई पेपर वेट थोड़ी ना है, वो तो पढ़ने के लिए होती है। तो इसका मतलब उनका दिमाग फिक्स हो गया कि एक ही तरीके का फंक्शन होता है इस चीज का, कोई और तरीके से फंक्शन नहीं कर सकती। उसको बोलते हैं फंक्शनल फिक्सेडनेस। ठीक है, इन विच प्रॉब्लम सॉल्विंग अकर्स व्हेन पीपल फेल टू सॉल्व अ प्रॉब्लम बिकॉज दे आर फिक्स्ड ऑन अ थिंग्स यूजुअल फंक्शन। जब हम फिक्स हो जाते हैं कि किसी चीज के एक यूजुअल फंक्शन के लिए, कि ये चीज इसके लिए इस्तेमाल होती है तो इसी के लिए इस्तेमाल होगी, इसका कोई और यूज नहीं हम करेंगे, उसको बोलते हैं फंक्शनल फिक्सेडनेस। लैक ऑफ मोटिवेशन, लैक ऑफ मोटिवेशन क्या होता है कि भाई सिंपल सी बात है, यू आर नॉट मोटिवेटेड इनफ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, आपके पास कोई मोटिवेशन नहीं है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो समटाइम्स क्या करता है, जब भी हम कोई प्रॉब्लम आती है या कोई फेलियर होता है, तो हम पहले स्टेप पे ही गिव अप कर देते हैं। ठीक है, कि नहीं हमें तो करना ही नहीं है। तो अगर जब when there is no need to persistent effort and find a solution, जब आप में कोई मोटिवेशन ही नहीं है टू फाइंड अ सोल्यूशन, तो वो भी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग में ग्रेट हर्डल है। चैलेंज आया और बजाय उसका सोल्यूशन ढूंढने के हमने गिव अप ही कर दिया, तो वो भी एक प्रॉब्लम होती है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज रीजनिंग। रीजनिंग के बारे में वो क्या कह रहे हैं? नाउ रीजनिंग जो होती है डिफरेंट टाइप्स की होती है, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव। किसी भी सिचुएशन में जब हम रीजन आउट करते हैं कि ऐसा क्यों किया होगा या ऐसा क्यों हुआ होगा, दैट इज रीजनिंग। ठीक है, जब हम रीजन देते हैं कि भाई इसलिए ऐसा हुआ या ये ऐसा ही इसलिए किया होगा उसने, दैट इज रीजनिंग। और रीजनिंग भी दो टाइप की होती है, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग। अब जो डिडक्टिव रीजनिंग होती है वो कहीं ना कहीं हमारी एजम्पशन से स्टार्ट होती है। मतलब वो बिगिन ही करती है, वो स्टार्ट ही करती है एजम्पशन से। मतलब हम कोई एजम्पशन बनाते हैं बेस्ड ऑन हमारे प्रीवियस या फिर आप कह लीजिए पास्ट एक्सपीरियंसेस, और तब हम किसी नतीजे पे पहुंचने की कोशिश करते हैं, दैट इज डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, इसको आगे चल के देखते हैं। डिडक्टिव रीजनिंग में एक जनरल एजम्पशन के साथ हम बिगिन करते हैं और उसी नॉलेज के ऊपर हम कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मतलब जर्नल टू पर्टिकुलर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि कोई रेलवे प्लेटफॉर्म पे एक आदमी भाग रहा है। आपने देखा कि रेलवे प्लेटफॉर्म पे आपने किसी आदमी को भागते हुए देखा, आपने सोचा कि भाई ट्रेन छूट गई होगी तभी भाग रहा होगा, सामान लेके भाग रहा है, मतलब जरूर इसका ना या तो भाग रहा है, ये तो ट्रेन छूटने वाली होगी इसकी, या ट्रेन छूट गई होगी। ठीक है, तो ये आपके पास्ट एक्सपीरियंस पे बेस्ड रहा कि आपने नॉर्मली आपने यही देखा है कि लोग इसीलिए भाग रहे होते हैं कि भाई ट्रेन छूटने वाली है या ट्रेन छूट गई है या जो भी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जनरली आपने एक जनरल आइडिया लिया कि ज्यादातर क्या होता है, ज्यादातर यही होता है कि ट्रेन छूटने वाली होती है इसलिए लोग भाग रहे होते हैं प्लेटफॉर्म पे। आपने उसको एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे लागू कर दिया, पर आपको ये नहीं पता, यहाँ पे जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है या जो मिस्टेक होती है वो ये होती है कि हमें ये नहीं पता कि जो हम एजम्पशन ले रहे हैं वो सच है भी या नहीं। क्या सच में उसका वो इसीलिए भाग रहा है कि उसकी ट्रेन छूट रही है, या कोई और रीजन भी तो हो सकता है उसका, है ना? वैसे मान लो कोई कुछ चोरी कर उसका पर्स चोरी करके भाग रहा है, या उसका कोई सामान छूट गया है, या कोई और रीजन हो सकता है उसका। ठीक है,
तो काफी सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन हमने क्या किया, बेस्ड ऑन जनरल, जो एक जनरल रीजन होता है, आम तौर पे जो रीजन होता है, उस आम तौर वाली बात को इस एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे लागू कर दिया, दैट इज कॉल्ड डिडक्टिव रीजनिंग। बट इसमें क्या होता है, क्योंकि हमें पूरा प्रॉपर चीजें पता नहीं होती, तो हमारे जो कंक्लूजन होते हैं वो इनवैलिड या रॉन्ग भी हो सकते हैं। नाउ एक और टाइप की रीजनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। नाउ रीजनिंग विच इज बेस्ड ऑन स्पेसिफिक फैक्ट एंड ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग में क्या करते हो, आप एक स्पेसिफिक, आप फैक्ट्स को देखते हो, सारे ऑब्जर्व करते हो चीजों को, और उसके बाद किसी कंक्लूजन पे आते हो। ठीक है, ऐसे नहीं कि जैसे आपने रेलवे प्लेटफॉर्म पे किसी को भागते हुए देखा और आपने बोला, एकदम से बोल दिया आपने कि इसकी ट्रेन छूट गई होगी तभी ये भाग रहा है। नहीं, आपने देखा, ऑब्जर्व किया उस पर्सन को, तो आपने उसके बाद किसी कंक्लूजन पे आए, दैट इज इंडक्टिव रीजनिंग। तो आपने यहाँ पे क्या किया, आपने ड्रॉ किया जनरल कंक्लूजन बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिडक्टिव रीजनिंग एंड इंडक्टिव रीजनिंग। और ये अगर आप आगे चल के भी साइकोलॉजी कंटिन्यू करते हैं तो आपको हमेशा 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 काम आएगा। तो ये एक मतलब नेट के एग्जाम तक में पूछा जाती हैं ये चीजें, तो हमेशा ये आप चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है कि आप जहाँ पे जनरल कंक्लूजन से पर्टिकुलर उस पे जाते हैं, कि एक एग्जाम्पल पे, फॉर एग्जाम्पल कि आपने देखा वो बंदा भागते भागते ट्रेन में चढ़ा, और ट्रेन में से जब वो वापस आया उसके हाथ में एक बैग था। तो अब आपको पता, आपने प्रॉपर ऑब्जर्वेशन के बाद आपने ये इस नतीजे पे पहुंचे, पहले कुछ नहीं सोचा आपने कि वो ट्रेन छूट गई होगी, ये हो रहा होगा, वो हो रहा होगा। आपने उसको ऑब्जर्व किया, ठीक है, आपने ऑब्जर्व किया कि वो ट्रेन भागते भागते ट्रेन में गया, ट्रेन में चढ़ा, और 10 मिनट लगा के 10 मिनट के बाद वो ट्रेन में से जब उतरा, उसके हाथ में एक बैग था। ठीक है, और ट्रेन चल पड़ी। ठीक है, तो आपको लगा कि अरे इसका ट्रेन में बैग छूट गया था इसलिए ये भागा। लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा सा एक ड्रॉबैक आ जाता है। वो ड्रॉबैक क्या आता है कि यहाँ पे भी आप गलती कर सकते हो, दैट यू कैन जंप टू अ कंक्लूजन विदाउट नोइंग ऑल पॉसिबल फैक्ट्स। अगर आप सारे पॉसिबल, हो सकता है कि भाई वो चोर था, चोरी करने पहुंचा, उसको लगा ट्रेन तो अब 5 मिनट में चलने वाली है, तो मैं बहुत से ऐसे लोग हैं जो मतलब प्लेटफॉर्म पे होते हैं अभी, तो ट्रेन की अभी बहुत कम स्पीड है, तो मैं फटाफट अभी ट्रेन में चढ़ जाता हूँ, और जहां मुझे एक बैग मिलेगा, बैग लेके मैं फटाक से प्लेटफॉर्म पे कूद जाऊंगा, तो हो, और ट्रेन तो चल चल पड़ी, स्पीड पकड़ ली, ट्रेन तो चली गई। ठीक है, तो मैं तो मतलब चोरी करने का स्टाइल बेसिकली। तो हमें नहीं पता कि वो सच में चोर था, वो उसी का बैग था कि नहीं था। तो यहाँ पे भी हम कई बारी जो है, अगर हमारे पास पूरा प्रॉपर पूरे फैक्ट्स नहीं है, तो इंडक्टिव रीजनिंग में हम गलती कर सकते हैं। तो रीजनिंग की अगर हम देखा जाए, रीजनिंग क्या है, तो रीजनिंग बेसिकली एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे हम सारी गैदर करते हैं इन्फॉर्मेशन को, उसको एनालाइज करते हैं इन्फॉर्मेशन को, और तब किसी कंक्लूजन पे आते हैं। दैट इज वॉट रीजनिंग इज, राइट। तो ये भी आप डेफिनेशन में इंक्लूड कर सकते हैं। रीजनिंग इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक प्रॉब्लम सॉल्विंग करने का भी एक तरीका है रीजनिंग। द गोल फाइनली इज टू डिटरमाइन कि क्या कंक्लूजन है, एंड कैन बी ड्रॉन फ्रॉम सर्टन गिवन इन्फॉर्मेशन। जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है उससे हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम साइंटिफिक रीजनिंग की बात करें तो वो इंडक्टिव इन नेचर होती है। क्यों? क्योंकि उसमें हम प्रॉपर सारे फैक्ट्स देखते हैं, सारे फैक्ट को एनालाइज करते हैं, और उसके बाद ऑब्जर्वेशंस करते हैं। तभी तो लैब में या नेचुरल सेटिंग में भी आप जब कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, सारे फैक्ट्स को हम कंसिडर करते हैं, और उसके बाद सारी हम ऑब्जर्वेशन करते हैं कि कैसा है कैसा नहीं है, उसके बाद किसी कंक्लूजन पे आते हैं। ऐसे ही नहीं हवा में तीर मार देते कि अच्छा ऐसे है तो ऐसे हो रहा होगा। ठीक है, सो जो साइंटिफिक रीजनिंग है दैट इज इंडक्टिव इन नेचर। अब एक और टर्म है यहाँ पे, एनालॉजी। ना, एनालॉजी क्या है? एनालॉजी एक अनदर फॉर्म है रीजनिंग की। इसमें क्या होता है कि इसमें इट इन्वॉल्व्स 4 पार्ट्स, इसमें 4 पार्ट्स होते हैं। तो बेसिकली हम रिलेशन होते हैं हर 2 पार्ट में। फॉर एग्जाम्पल ए इज टू बी, जो ए है बी के लिए, दैट इज सी इज टू डी, वो सी है डी के लिए। समझ आई? तो ए और बी का जो रिलेशन है, और यहाँ पे सी और डी का जो रिलेशन है, हम यहाँ पे इनकी बात कर रहे हैं। तो 4 पार्ट्स हो गए, ए बी सी डी, चार पार्ट हो गए। और रिलेशन की किसके बारे में बात कर रहे हैं? ए और बी के रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं, और फिर उसको कंपेयर कर रहे हैं सी और डी के रिलेशन से। ए जो है बी के लिए, वो सी है डी के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि वाटर इज टू फिश एज एयर इज टू ह्यूमन। क्या मतलब कि जो
जो पानी है मछली के लिए वही हवा है ह्यूमंस के लिए। सही बात है, क्योंकि मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, मर जाएगी। ऐसे ही हम ह्यूमंस एयर के बिना, ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते, मर जाएंगे। तो जो पानी है मछली के लिए वही हवा है ह्यूमन के लिए। समझ आया? इसको बोलते हैं एनालॉजीज। ये भी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग करने का बहुत अच्छा तरीका है, हेल्पफुल तरीका है। और जब आप आगे चल के अगर कभी आप नेट के एग्जाम देंगे तो वहां पे काफी इस तरह की एनालॉजी के क्वेश्चंस भी आते हैं। सो दे हेल्प अस इन आइडेंटिफाइंग द विजुअलाइजिंग द साइलेंट फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट। तो ये एनालॉजीज जो होती हैं एक ऑब्जेक्ट या इवेंट के जो हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं उस जो अदरवाइज अननोटिस जा सकते हैं उसको समझने में मदद करती हैं। जैसे कि पानी का रिश्ता फिश के साथ, और वही रिश्ता हमारा है, जो पानी का रिश्ता फिश के साथ है वही रिश्ता हमारा ह्यूमंस का ऑक्सीजन के साथ है, एयर के साथ है, राइट? जैसे पानी के बिना मछली नहीं रह सकती, ह्यूमंस जो हैं ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते। सो ये रिलेशनशिप अंडरस्टैंडिंग करने में हेल्प करती है इवेंट्स और ऑब्जेक्ट्स के बीच में, एनालॉजीज। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका डिसीजन मेकिंग। अभी जो हमने इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग के बारे में पढ़ा, सो इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग का पर्पस क्या था? सो दैट वी कैन मेक जजमेंट्स। जजमेंट्स क्या करते हैं? जजमेंट्स होते हैं कि जब हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं या ओपिनियंस फॉर्म करते हैं, क्या अच्छा क्या बुरा, इवैल्यूएट करते हैं इवेंट्स को कि उसकी बर्थडे पार्टी ना बहुत अच्छी थी या उनकी तो बड़ी बेकार शादी थी, शादी में गाजर का हलवा नहीं था, इस तरीके से। ठीक है, जजमेंट्स किसी ऑब्जेक्ट को लेके बेस्ड ऑन द नॉलेज एंड अवेलेबल एविडेंसेस। जो हमारे पास एविडेंस यानी कि सबूत जो अवेलेबल है, जो हमारे पास नॉलेज अवेलेबल है, उसके बेसिस पे हम किसी इवेंट को इवैल्यूएट करते हैं या ओपिनियंस फॉर्म करते हैं, कोई कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। दैट इज व्हाट वी कॉल जजमेंट। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप किसी ऐसे पर्सन से मिलें, जो बहुत टॉकेटिव है, उसको लोगों से मिलना बहुत पसंद है, ठीक है, और मिक्सअप होना लोगों से पसंद है, टॉकेटिव भी है, तो आप क्या कहेंगे? एक जजमेंट बना लेंगे कि यार ये सेल्समैन की जॉब ना इसके लिए परफेक्ट रहेगी, जिस हिसाब से ये बोलता है, क्योंकि ये लोगों को कन्विंस भी कर लेता है बहुत अच्छे से और इतना टॉकेटिव भी है, इसको लोगों से मिलना घुलना भी पसंद है। नॉट ओनली आपकी बुक में जैसे सेल्समैन की जॉब दी हुई है, नॉट ओनली सेल्समैन, इवन पीआर रिलेशनशिप की अगर हम बात करें, पीआर मतलब पब्लिक रिलेशनशिप्स, ठीक है, तो होटल इंडस्ट्री में आप जाएं तो वहां पे पीआर होते हैं, बहुत सारी कंपनीज में पीआर रिलेशन की जरूरत पड़ती है, पीआर मैनेजर की। सो दैट इज ऑल्सो अ गुड जॉब फॉर द पर्सन हु लव्स टू मिक्स विद पीपल, टॉक टू पीपल, राइट? सो ये हमारी जजमेंट होती है ना। वो बोल रहे हैं कि जो कुछ जजमेंट्स है हमारी वो ऑटोमेटिक होती हैं और कुछ के लिए हमें कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई रेड लाइट देखो तो आपके दिमाग में ही पहले ही आप पहले ही जज कर लेते हो। अगर आपने रेड लाइट जंप करनी है, वैसे करनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर आपने रेड लाइट जंप करनी है तो आप पहले ही लेफ्ट एंड राइट देख लेते हो, दूर दूर तक थोड़ा नजर घुमा लेते हो थोड़ा कि आसपास कहीं कोई ट्रैफिक पुलिस वाला तो नहीं खड़ा, एंड देन यू मेक द जजमेंट कि ओके लेट मी जस्ट क्रॉस द जंप द रेड लाइट, राइट? अदरवाइज क्या होता है कि कई बार रेड लाइट होती है और ऑटोमेटिकली आप गाड़ी बंद कर देते हो, रेड लाइट पे आते ही आप रुक जाते हो, आपको पता है कि इट्स अ ऑटोमेटिक जजमेंट है, लाइक आपको पता है कि रेड लाइट पे रुकना ही रुकना है। सो जजमेंट्स जो है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि जजमेंट्स जो है दे आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ आवर बिलीव्स एंड एटीट्यूड। तो वो बोल रहे हैं कि जजमेंट हमारे जो बिलीव्स हैं या जो हमारा एटीट्यूड है, ठीक है, अब हमारा एटीट्यूड ही सोशल उसको लेके अच्छा नहीं है, अरे कौन रुके टाइम वेस्ट करे, रेड लाइट जंप करते रहो, हमारा एटीट्यूड ही ऐसा है कि रेड लाइट्स तो इंपॉर्टेंट ही नहीं है, क्यों रुकना है ना, रेड लाइट पे जंप कर दो एक के बाद एक, तो अलग बात है फिर। तो हमारा जो जजमेंट है वो इंडिपेंडेंट नहीं है हमारे बिलीफ सिस्टम से और हमारे एटीट्यूड सिस्टम से। कहीं ना कहीं हमारे बिलीफ सिस्टम कहने का मतलब है और हमारे एटीट्यूड भी इन्फ्लुएंस करता है जजमेंट को। कई बार हम अपने पर्सनल प्रेफरेंस के बेसिस पे जजमेंट लेते हैं, ठीक है, कि हमें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। कई बार हम जो पास्ट नॉलेज है उसके बेस पे जजमेंट लेते हैं। सो दिस इज हाउ we make judgments. We also make changes in our judgment based on newly acquired information. जब हम कोई न्यू इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है तो हम अपनी जजमेंट चेंज भी कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके स्कूल में कोई नई टीचर आई है, ठीक है, आपको उसको देख के ऐसा लगा कि यार ये तो शक्ल से बड़ी स्ट्रिक्ट लग रही है, ये तो भाई बहुत स्ट्रिक्ट टीचर होने वाली है। लेकिन जैसे जैसे आपने 3, 4, 5 क्लासेस अटेंड करी, आपको एक हफ्ता हो गया और रेगुलर क्लासेस हो रही थी, तो इंटरेक्शन आपकी बड़ी उस टीचर के साथ, आपको पता
चला नहीं यार मतलब शी इज वेरी स्टूडेंट फ्रेंडली, ऐसा नहीं है, वो मैम देखने में लगती है कि स्ट्रिक्ट है लेकिन वो स्ट्रिक्ट नहीं है। तो आपने अपनी जजमेंट चेंज करी बेस्ड ऑन जो आपकी न्यू एक्वायर इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है। पहले इन्फॉर्मेशन थी आपकी पास नॉलेज के बेसिस पे, या आपने कहीं पे जजमेंट बना ली कि देखने से स्ट्रिक्ट लग रही है मतलब स्ट्रिक्ट है टीचर, लेकिन जब उनसे आपने इंटरेक्ट किया तो आपको न्यू इन्फॉर्मेशन मिली और तब आपने जजमेंट बनाई कि नहीं शी इज स्टूडेंट फ्रेंडली, वो स्ट्रिक्ट नहीं है। तो अगर हम बात करें डिसीजन मेकिंग की, देन वी समटाइम्स चूज अमंग ऑप्शंस बेस्ड ऑन चॉइसेस ऑफ अ पर्सनल सिग्निफिकेंस, ठीक है। देखो डिसीजन मेकिंग में क्या होता है, हो सकता है कि आपको डिफरेंस भी आ जाए कभी, तो आपको यहाँ पे डिसीजन मेकिंग का डिफरेंस और जजमेंट का डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग, राइट। जजमेंट मेकिंग में क्या हो रहा था, हम ओपिनियंस फॉर्म कर रहे थे, राइट, कि मेरी राय क्या है, या मैं किसी इवेंट के बारे में कैसे सोचती हूँ, या पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लाइक जजिंग समबडी, राइट। किसी चीज को, किसी इवेंट को, किसी ऑब्जेक्ट को जज करना, अच्छा है, बुरा है, ठीक है, सो है, कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है, समझ रहे हो। बट डिसीजन मेकिंग इज व्हेन यू हैव लाइक लॉट ऑफ चॉइसेस एंड लॉट ऑफ ऑप्शंस, और उसमें से आपको कुछ चूज करना है, क्या सही है क्या गलत है, मेरे लिए क्या सूट करेगा क्या नहीं सूट करेगा, ये पहनूं या वो पहनूं, ये इवेंट अटेंड करूं या ना करूं, अभी पढ़ूं या खेलूं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट चॉइसेस, ठीक है। यू हैव अ चॉइस एंड बेस्ड ऑन योर पर्सनल सिग्निफिकेंस मतलब व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू यू, बेस्ड ऑन दैट आप डिसीजन मेकिंग करते हैं। इन डिसीजन मेकिंग द प्रॉब्लम बिफोर अस इज टू चूज अमंग ऑल्टरनेटिव्स। तो डिसीजन मेकिंग में क्या होता है, हमारे सामने ये प्रॉब्लम होती है कि हमारे पास काफी सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं, मतलब बहुत सारे रास्ते हैं और मेरे को चूज करना है कि मुझे कौन सा रास्ता लेना है, ठीक है, क्या चूज करना है, ठीक है। मेरे पास ऑप्शन है मैं पास्ता खाऊं, या मेरे पास ऑप्शन है कि मैं दाल मखनी खाऊं, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इवेंट को स्किप करूं या मैं इवेंट को अटेंड करूं। मेरे पास ऑप्शन है कि मैं जैसे आपके पास ऑप्शन था कि आप साइकोलॉजी पढ़ो या ना पढ़ो, या उसको ड्रॉप करके कुछ और सब्जेक्ट ले लो। सो मतलब आपको जब बहुत सारे ऑल्टरनेटिव मिले, यू हैव टू चूज अमंग देम, दैट इज योर डिसीजन मेकिंग, ठीक है। कॉस्ट और बेनिफिट एसोसिएट होते हैं, आप हर चीज के प्रोज और कॉन्स देखते हैं कि इसके ये चूज करूंगा तो इसका रिजल्ट क्या होगा, वो चूज करूंगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा, इस तरीके से ना डिसीजन मेकिंग इज डिफर्स फ्रॉम अदर टाइप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो डिसीजन मेकिंग जो है अदर टाइप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग से डिफर करती है। इन डिसीजन मेकिंग वी ऑलरेडी नो द वेरियस सोल्यूशन और चॉइसेस एंड वन हैज टू बी सिलेक्टेड। तो डिसीजन मेकिंग में क्या होता है, हमारे पास जो भी अवेलेबल सॉल्यूशंस होते हैं या चॉइसेस होते हैं वो हमें पता होते हैं और हमें उसमें से कुछ एक सिलेक्ट करना होता है। लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग में ऐसे नहीं होता। प्रॉब्लम सॉल्विंग तो किसी भी तरीके की हो सकती है कि हमारे पास कोई चॉइसेस नहीं है कि हमें चूज करना है, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब एक मुसीबत आके खड़ी हो गई है, उससे आपको बाहर निकलना है, ठीक है, वहां पे अलग सिनेरियो है। लेकिन डिसीजन मेकिंग में क्या है, लेफ्ट जाऊं कि राइट जाऊं, ठीक है, सिंपल सी बात है। जैसे ये आपके उसमें दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है कि मान लो कोई एक फ्रेंड है आपका जो बहुत अच्छा बैडमिंटन प्लेयर है, मान लो स्टेट लेवल का बैडमिंटन प्लेयर है, ठीक है। अब उसका क्लैश हो गया, मतलब एक तरफ उसके फाइनल एग्जामिनेशन है और एक तरफ उसका मैच है, तो अब उसको समझ नहीं आ रहा दोनों ऑप्शंस में से कि वो बैडमिंटन खेले या अच्छे से पढ़ाई करे ताकि फाइनल एग्जामिनेशन में अच्छे स्कोर कर सके। अब इस सिचुएशन में वो जो भी डिसीजन लेगा वो डिपेंड करेगा कि पॉसिबल आउटकम को वैल्यूएट करेगा वो, कि मतलब भाई अगर तो उसको स्पोर्ट्स पर्सन बनना है, स्पोर्ट्स ही आगे बैडमिंटन प्लेयर बनना है, ओलंपिक्स तक जाना है, मतलब ये उसका गोल है कि मुझे स्पोर्ट्स में ही करना है, यही मेरा करियर है, ठीक है। तो प्रोबेबली हो सकता है कि वो अपनी बैडमिंटन प्रैक्टिस को चूज करे ओवर द एग्जामिनेशन, कि ठीक है एग्जाम में पास कर लूंगा, फेल नहीं होऊंगा, लेकिन मैं प्रैक्टिस ज्यादा जो है बैडमिंटन की करूंगा। और अगर उसका एम जो है कि नहीं ये मेरी सिर्फ हॉबी है, या ठीक है इसमें करियर देखते हैं, अगर बन गया नहीं बना बट मेरे पास डिग्री तो होनी चाहिए, ठीक है, कि भाई अगर मेरा इसमें बैडमिंटन में कुछ नहीं हुआ तो मेरे पास एक बैकअप के लिए मेरे पास डिग्री तो है ना, अच्छे मार्क्स तो है ना, मैं नौकरी तो कर सकता हूँ, या आगे फर्दर कॉलेज में एडमिशन ले सकता हूँ, कुछ भी, ठीक है। तो वो फिर अपनी पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देगा, फोकस करेगा। तो कहने का मतलब है कि दोनों चीजों को इवैल्यूएट किया जाएगा, ठीक है, नाप तोल किया जाएगा कि भैया किस किस रास्ते पे जाऊंगा तो क्या रिजल्ट होगा और क्या मुझे करना है, दैट इज डिसीजन मेकिंग।
बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, उसकी जो प्रायोरिटी होगी, ठीक है, जो भी उसकी प्रायोरिटी होगी उसके हिसाब से वो डिसीजन लेगा। अगर स्पोर्ट्स पर्सन बनना उसकी प्रायोरिटी होगी तो वो वहां चूज करेगा। अगर उसको लगेगा कि नहीं, पढ़ाई मेरी ज्यादा प्रायोरिटी है, नो मैटर व्हाट, एजुकेशन, डिग्री, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इससे सैक्रिफाइस या कॉम्प्रोमाइज मैं नहीं कर सकता, तो वो वैसे लेगा। जिसके लिए जो प्रायोरिटी होगा वो वैसे डिसीजन लेगा। अब बात करते हैं नेचर एंड प्रोसेस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग की। ना क्रिएटिव थिंकिंग की अगर बात करें तो कभी ना कभी तो हर चीज का फर्स्ट टाइम होता है, ठीक है, और ऐसे बहुत सारी एक्ट्स हैं जिनका फर्स्ट टाइम था, जैसे प्लांटिंग द सीड। तो कैसे आया किसी के दिमाग में कि यार इस बीज को दबाते हैं और इसमें से प्लांट निकल आएगा और फिर और फ्रूट मिलेंगे हमें। या किसी को व्हील डिवाइस करने की कैसे सोचे कि व्हील बनाते हैं, ठीक है। या जो आपने देखा होगा केव मैन, जो केव्स होते हैं, गुफाएं होते हैं, उस पे पेंटिंग करे होते हैं हैमर और नेल से, या पता नहीं किस चीज से उन्होंने पूरे कार्विंग्स करे होते हैं। तो इन चीजों के डिफरेंट डिफरेंट ये जो आइडियाज हैं, एक तरीके से ये ओरिजिनल आइडियाज हैं। मतलब पहली बार किसी को कभी कोई आइडिया आया, दैट इज ओरिजिनल, जो इससे पहले किसी ने नहीं किया। सिंपल सी बात है। फिर चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, ठीक है, मतलब म्यूजिक में हो, पेंटिंग में हो, पोएट्री में हो, या किसी भी अदर फील्ड में हो, तो बेसिकली ये होता है कि मतलब क्रिएटिविटी इसी को कहते हैं कि ओरिजिनलिटी होनी चाहिए। क्रिएटिविटी मतलब ओरिजिनल आइडियाज होने चाहिए। सो ऐसे ही वो बोल रहे हैं कि एक एडी कर्वे हैं जो कि जिनको यूके की टॉप एनर्जी अवार्ड मिला गया है, क्योंकि उन्होंने स्मोकलेस चूल्हा डिवाइस करा, उन्होंने बनाया, ठीक है। ही कन्वर्टेड, और वो भी कैसे, ड्राई यूजलेस शुगर केन लीव्स जो होते हैं उसको क्लीन फ्यूल में कन्वर्ट करके। तो वो ये बोल रहे हैं कि इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट क्रिएटिव थिंकिंग इज नॉट ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क। तो जो क्रिएटिव थिंकिंग है, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क होना चाहिए। देखो ये डिफरेंस आप समझो। यहाँ तो उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करा ही है, ठीक है, यहाँ उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमेशा ऐसा नहीं है कि क्रिएटिविटी उसको ही कहा जाएगा जब कोई आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करोगे। आपको पता है कि इंडिया तो जुगाड़ू है, ठीक है, हर चीज का हम जुगाड़ ढूंढ लेते हैं, मतलब टेम्परेरी इलाज जिसको बोलते हैं वो ढूंढ लेते हैं, ठीक है। सो इट वहां पे भी तो क्रिएटिविटी चाहिए ना। अगर आप टेम्परेरी इलाज भी किसी चीज का ढूंढ रहे हो, तो टेम्परेरी सोल्यूशन भी किसी चीज का ढूंढ रहे हो। इट इज एन इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर कि क्रिएटिव थिंकिंग इज नॉट ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क। एवरीवन हैज द पोटेंशियल टू बी क्रिएटिव, मतलब सब में पोटेंशियल है क्रिएटिव होने की। बहुत सारी आप आई एम श्योर इंस्टाग्राम पे रील्स देखते होगे, या बहुत सारी इस तरीके की आप वीडियोस देखते होगे जहां पे आपको दिखता है कि मतलब जुगाड़ से क्या किया है ना, क्या मतलब दिमाग लगाया है बंदे ने, क्रिएटिविटी करी है। सॉरी। सो क्रिएटिव थिंकिंग कैन बी अप्लाइड इन ऑलमोस्ट एनी एरिया ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो, स्टोरी राइटिंग हो, या क्वेश्चन आंसर हो, डायलॉग्स हो, कॉन्वर्सेशन हो, गेम्स हो, डे टू डे प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, कुछ भी हो। क्रिएटिविटी की पोटेंशियल हर इंसान में है, ठीक है, और हम उसको डे टू डे लाइफ में यूज भी करते हैं। बट यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने की बात है, वो क्या, कि जो कंसेप्ट है एवरी डे क्रिएटिविटी का, एवरी डे मतलब जिसको हम बोल रहे हैं जुगाड़, टेम्परेरी जो हम सोल्यूशंस ढूंढते हैं, दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम स्पेशल टैलेंट क्रिएटिविटी। देखो अब उन्होंने स्मोकलेस चूल्हा बनाया, ठीक है, तो स्मोकलेस चूल्हा जो है दैट वाज स्पेशल टैलेंट क्रिएटिविटी, जिसके लिए उनको अवार्ड भी मिला। अब आपको क्या लगता है कोई भी जुगाड़ करके स्मोकलेस चूल्हा बना सकते हो? देखो जुगाड़ मेरे हिसाब से अगर इसका कंपैरिजन करना हो तो आप चिमनी से कर सकते हो, ठीक है। चिमनी पता है ना, जो घरों में लगती है ऐसे, जिसके नीचे एक खाना पक रहा होता है ताकि सारा धुआं जो है चिमनी के थ्रू बाहर चला जाए। तो चिमनी का जो है इट्स एवरीडे क्रिएटिविटी। चिमनी एक मतलब टेम्परेरी सोल्यूशन है कि जिससे धुआं हमारे आंखों में ना लगे और बाहर चला जाए। लेकिन आप एनवायरनमेंट को तो इन एनी केस हार्म पहुंचा ही रहे हो। ऐसा थोड़ी ना कि एनवायरनमेंट कहीं से प्रोटेक्ट कर रहे हो और सेव कर रहे हो। बस आपने ये सोल्यूशन ढूंढ लिया कि चलो हमें धुआं नहीं लगेगा, बाहर फेंक देंगे, मतलब चिमनी अगर आप ऑन करोगे तो। लेकिन उसके लिए कोई अवार्ड की जरूरत नहीं है, चिमनी के लिए किसी को कभी अवार्ड नहीं मिला। लेकिन स्पेशल टैलेंट क्रिएटिविटी क्या हुई कि आपने कुछ स्मोकलेस चूल्हा बना दिया, आपने ऐसा चूल्हा बनाया जिसमें से स्मोक निकलता ही नहीं है। तो उससे आप एनवायरनमेंट को सेव कर रहे हो, प्रोटेक्ट कर रहे हो। भाई स्मोक ही नहीं होगा तो मेरे को भी आंखों में नहीं लगेगा और एनवायरनमेंट को भी हार्म नहीं हो रहा। आप समझ रहे हो? सो ये स्पेशल टैलेंट क्रिएटिविटी है। तो एवरीडे
क्रिएटिविटी और स्पेशल टैलेंट क्रिएटिविटी में डिफरेंस है। एवरीडे क्रिएटिविटी की पोटेंशियल हम सब में होती है। ठीक है जी, आई होप ये क्लियर है। कुछ भी अगर अगर समझ नहीं आए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। नेचर ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग की बात करते हैं। क्रिएटिव थिंकिंग जो है वो दूसरे टाइप की थिंकिंग से काफी अलग है। कैसे अलग है? ऐसे अलग है कि क्रिएटिव थिंकिंग में प्रोडक्शन होती है ऑफ नोवेल एंड ओरिजिनल आइडियाज और सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। मतलब जो भी हमारे पास प्रॉब्लम है, जैसे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम थी, एनवायरमेंट में इतना पोल्यूशन हो रहा है, उसका प्रॉब्लम था, तो सोल्यूशन क्या निकाला भाई? सोल्यूशन हमने निकाला कि स्मोकलेस चूल्हा। ठीक है, तो वो ओरिजिनल आइडिया था, एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन था, और नोवेल मतलब न्यू आइडिया था, ओरिजिनल आइडिया था। तो दिस वाज डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट, जो भी हम जिस भी डिफरेंट टाइप की थिंकिंग करते हैं। तो ठीक है, तो किसी ने कुछ अलग सोचा। ओरिजिनलिटी जो है एक की फैक्टर है क्रिएटिव थिंकिंग का। ओरिजिनलिटी इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। तो ये जो है की फैक्टर है, मतलब होना लाजमी है ये तो, ओरिजिनलिटी होना। ठीक है, क्रिएटिव थिंकिंग थस रेफर्स टू द ओरिजिनलिटी एंड यूनिकनेस ऑफ आइडिया। ये एक तरीके से डेफिनेशन है आपकी क्रिएटिविटी की। सो क्रिएटिविटी क्या होती है? क्रिएटिविटी थिंकिंग में ओरिजिनलिटी होती है, एक यूनिकनेस होती है आइडियाज की, सॉल्यूशंस की, जो कि प्रीवियसली एग्जिस्ट नहीं करते थे। ठीक है, जैसे चिमनी बनाया, तो चिमनी तो भाई धुआं फिर भी बाहर तो फेंक ही रहा है ना, पोल्यूशन तो कर ही रहा है, बस हमें ही प्रोटेक्ट कर रहा है, कुछ इतना कोई महान काम नहीं है। लेकिन स्मोकलेस चूल्हा बनाना की स्मोक जनरेट ही नहीं कर रहा, और ऊपर से शुगर केन जो वेस्ट मटेरियल है उसको यूज करना, तो दो काम हो गए, एक तीर से दो निशाने। शुगर केन का वेस्ट भी यूज हो गया और एज अ फ्यूल, और ऊपर से आपने ऐसा भी कर दिया कि एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्शन मिल रही है और हमें तो प्रोटेक्शन मिल ही रही है। ठीक है, सो क्रिएटिव थिंकिंग ऑल्सो generally characterized by what Bruners call effective surprise। एक होता है कि सरप्राइज, हाँ मतलब चलो भाई अच्छा सरप्राइज है। एक होता है इफेक्टिव सरप्राइज। इफेक्टिव सरप्राइज का मतलब क्या है कि जो जिसमें मतलब कुछ उसका इम्पैक्ट है, कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट है, कुछ उसका यूजफुलनेस है, जैसे स्मोकलेस चूल्हा का था। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव सरप्राइज। तो अगर आप क्रिएटिव थिंकिंग की बात कर रहे हैं तो उसमें ओरिजिनलिटी एक की फैक्टर है, यूनिकनेस होनी चाहिए, पहले वो किसी ने किया नहीं, प्रीवियसली एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि पहले किसी ने किया है। तो वन हो गया ओरिजिनलिटी, सेकंड हो गया यूनिकनेस ऑफ आइडियाज और सॉल्यूशंस, तीसरी चीज है कि दैट डिड नॉट प्रीवियसली एग्जिस्ट, जो पहले प्रीवियसली एग्जिस्ट नहीं करता था, एकदम न्यू। अनदर इम्पॉर्टेंट क्राइटेरियन क्या होता है क्रिएटिव थिंकिंग का? अप्रोप्रिएटनेस इन पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। नो, अप्रोप्रिएटनेस क्या होती है कि भैया जिस बारे में बात हो रही है, जिस चीज के लिए बात हो रही है, उसके लिए वो अप्रोप्रिएट भी तो होना चाहिए तुम्हारा आइडिया। जस्ट बिकॉज तुम कुछ भी क्रिएट कर रहे हो कि ये कह के कि ये मेरी क्रिएटिविटी और उसकी कोई यूजफुलनेस नहीं है, तो फिर फायदा क्या है? मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग जानते हैं, पर उर्फी का नाम सुना होगा आपने, काफी इंटरनेट सेंसेशन है ये। आप कभी इसके कपड़े देख लो, ये इसके कपड़े बिजार आइडियाज होते हैं, उसकी कोई यूजफुलनेस नहीं है डे टू डे लाइफ में, बस शी वांट्स टू लुक डिफरेंट, उसको कुछ ना कुछ अलग करना है, तो वो क्रिएटिविटी, जो भी उसका ड्रेस डिजाइनर होते होंगे, वो अपनी तरफ से अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं, लेकिन उस क्रिएटिविटी की कोई यूजफुलनेस है क्या? अब डे टू डे लाइफ में वो कैरी कर सकते हो वैसे कपड़े? ऑफ कोर्स नहीं। ठीक है, तो डे टू डे लाइफ में उसकी कोई यूजफुलनेस नहीं है, वो बिजार आइडियाज हैं, तो उसकी कोई इतनी वैल्यू भी नहीं है। तो वो ये बोल रहे हैं कि थिंकिंग इज सेट टू बी क्रिएटिव। हम कब उस चीज को क्रिएटिव कहा जाएगा? जबकि रियलिटी ओरिएंटेड होनी चाहिए। ठीक है, वो चीज एप्रोप्रिएट होनी चाहिए, कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए, आपने क्या कंस्ट्रक्ट किया है, सोशली डिजायरेबल होनी चाहिए, सोसाइटी को उस चीज की जरूरत भी है कि नहीं है। ठीक है, सोशली भी डिजायरेबिलिटी होनी चाहिए। जब ये सारे फैक्टर्स होंगे, रियलिटी ओरिएंटेड होगी, एप्रोप्रिएट होगी, कंस्ट्रक्टिव होगी, सोशली डिजायरेबल होगी, तब जाके हम उस चीज को क्रिएटिव थिंकिंग कहेंगे। जेपी गिलफर्ड की अगर बात करें, जो कि एक पायनियर है क्रिएटिव रिसर्च में, जेपी गिलफर्ड ने दो टाइप की थिंकिंग दी है, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है? विच रिक्वायर्स टू सॉल्व प्रॉब्लम विच हैज ओनली वन करेक्ट सोल्यूशन। मतलब ऐसी थिंकिंग जहां पे प्रॉब्लम सॉल्विंग का सिर्फ एक ही सही जवाब होता है, दूसरा कोई सही जवाब नहीं होता, वहां पे माइंड कन्वर्जेस टू करेक्ट सोल्यूशन। देखो, कन्वर्ज करने का क्या मतलब होता है? कन्वर्ज करना, मिलना, मतलब जैसे दो लाइंस आपस में ऐसे मिल जाती हैं, उसको बोलते हैं कन्वर्ज कर रही हैं दोनों लाइंस, और मिलके एक पॉइंट पे वो मिल जाती हैं। तो एक पॉइंट पे मिलती है ना, तो इसलिए यहां से याद रखो, कन्वर्जन मतलब कि
एक सोल्यूशन होगा, वन सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, राइट। और डाइवर्जेंट मतलब डाइवर्सिफाई, बहुत सारे डाइवर्जन हो सकते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट सोल्यूशंस हो सकते हैं एक प्रॉब्लम के, वो होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग। अब उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया आपकी बुक में, जैसे 3, 6, 9, नेक्स्ट क्या होगा, व्हाट विल कम नेक्स्ट? ऑब्वियसली 12 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 का टेबल चल रहा है। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। तो यहाँ पे एक ओनली वन करेक्ट आंसर है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कन्वर्जेंट थिंकिंग है, क्योंकि सिर्फ एक ही सही सोल्यूशन हो सकता है। वेयर एज डाइवर्जेंट थिंकिंग का क्या होता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग में as I said कि there can be many solutions to a problem। जैसे फॉर एग्जाम्पल वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, व्हाट आर द वेरियस यूज ऑफ क्लोथ्स, कपड़े का क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है? भाई बहुत से इस्तेमाल हो सकता है, कपड़े की ड्रेस बन सकती है, कपड़े का पर्दा बन सकता है, कपड़े की चादर बन सकती है, कपड़े के सोफे के कपड़े बन सकते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो एक सही जवाब नहीं है, वो है आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग। ये जो क्लोथ वाला कपड़े वाला ये जो क्वेश्चन था कि कपड़े के कितने इस्तेमाल हो सकता है, ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन था। ओपन एंडेड का मतलब यही होता है कि एक सही जवाब नहीं है, उसका कुछ भी जवाब हो सकता है, ठीक है। एंड वेयर द इंडिविजुअल कैन थिंक ऑफ डिफरेंट आंसर्स, जहाँ पे डिफरेंट आंसर्स हो सकते हैं एक ही प्रॉब्लम के या एक ही क्वेश्चन के, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको कितना एक्सपीरियंस है या कितनी नॉलेज है। एंड सच काइंड ऑफ थिंकिंग जो है हेल्प करती है नोवेल यानी कि न्यू और ओरिजिनल आइडियाज प्रोड्यूस करने में। तो मतलब अगर आपको क्रिएटिव थिंकिंग करनी है तो डाइवर्जेंट थिंकिंग करनी चाहिए, ना कि कन्वर्जेंट थिंकिंग, ठीक है। डाइवर्जेंट थिंकिंग से न्यू और ओरिजिनल आइडियाज आते हैं। नाउ डाइवर्जेंट थिंकिंग की जो एबिलिटी है जनरली इन्फ्लुएंस करती है आपकी फ्लुएंसी को, फ्लेक्सिबिलिटी को, ओरिजिनलिटी को एंड एलैबोरेशन को। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग में ये सारी चीजें इंक्लूड होती है, 1 2 3 4 चीजें, 1 2 3 4, राइट, ठीक है। एक एक करके समझते हैं कि फ्लुएंसी क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है। नाउ फ्लुएंसी इज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस मेनी आइडियाज। जैसे हम मान लो कि अगर आपको कोई लैंग्वेज आती है, जैसे हम हिंदी तो सबको ही आती है, ठीक है, हम हिंदी बोल रहे हैं तो हम हिंदी में फ्लुएंट है, एकदम फ्लो में पढ़ 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 हिंदी बोल रहे हैं, ठीक है। सो फ्लुएंसी है। ऐसे ही फ्लुएंसी ऑफ थिंकिंग में क्या होगा, आइडियाज में, कि मतलब आपके पास आइडियाज की कमी नहीं है, बहुत सारे आपके पास एक प्रॉब्लम, अगर कोई प्रॉब्लम लेके आए तो उसके पास बड़े सारे आपके पास सोल्यूशन होते हैं, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये ट्राई करो, वो ट्राई करो। मोर द नंबर ऑफ यूज ऑफ पेपर कप, फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई पीछे की पेपर कप का क्या इस्तेमाल हो सकता है, जितने आप आइडियाज उनको दे सकते हो ना, उतनी इसका मतलब कि आपकी फ्लुएंसी जो है हाई है, ठीक है, उतनी आपकी फ्लुएंसी हाई है जितने आप आइडियाज दे सकते हो, क्योंकि उतने आपके नंबर ऑफ आइडियाज आ रहे हैं। बेसिकली जितने नंबर ऑफ आइडियाज उतनी फ्लुएंसी हाई, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, इट इंक्लूड्स वैरायटी इन थिंकिंग, डिफरेंट यूजेस, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि डिफरेंट इंटरप्रिटेशन। आपको याद है मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि सनफ्लावर वाली पेंटिंग का, ठीक है, कि एक सनफ्लावर बना हुआ है, सनफ्लावर की पेंटिंग है, तो कोई उसको सिर्फ देख रहा है कि हाँ सनफ्लावर है, फ्लावर है, ठीक है, इसमें मतलब क्या है, फूल की पेंटिंग बनाई हुई है। लेकिन कोई उसकी डिफरेंट इंटरप्रिटेशन भी कर सकता है कि सनफ्लावर पॉजिटिविटी को रिप्रेजेंट करता है, तो शायद जो हम पेंटर है वो पॉजिटिव पॉजिटिव एटीट्यूड को प्रमोट कर रहा है, या हैप्पीनेस दिखाना चाहता है, क्योंकि हैप्पीनेस का सिंबल भी होता है सनफ्लावर। तो डिफरेंट इंटरप्रिटेशन। देखो फ्लुएंसी और फ्लेक्सिबिलिटी में कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कि कितने नंबर ऑफ डिफरेंट यूजेस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे पेपर कप की अगर हमने बात करी थी, तो पेपर कप को कोई सर्कल ड्रॉ करने के लिए भी यूज कर सकता है, या फिर आपने देखा होगा कि हमारे पास गत्ते का कोई सामान होता है, हम उसको डेकोरेट करके उसमें अपना स्टेशनरी रख लेते हैं, ऐसा भी कुछ कर लेते हैं। सो दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब कि हम जड़ बुद्धि नहीं है कि एक चीज को एक ही तरीके से, ये तो गत्ते का डब्बा है तो इसमें कुछ ना कुछ सामान स्टोरेज के लिए यूज होगा, ये और कुछ पर्पस के लिए यूज नहीं हो सकता, वो नहीं। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कि उसका मल्टीपल यूज देखना कि ये और किस तरीके से हम चीजों को यूज कर सकते हैं। लेकिन फ्लुएंसी के साथ इसको कंफ्यूज मत करना, फ्लुएंसी में सिर्फ नंबर ऑफ आइडियाज की बात हो रही है। देखो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, द हायर जो है फ्लुएंसी होगी उतना ही मतलब हायर फ्लुएंसी, जितने हायर आइडियाज होंगे, जितना रेट, इसमें बेसिकली नंबर की बात हो रही है, नंबर ऑफ आइडियाज जितने हाई होंगे उतनी फ्लुएंसी हाई होगी, ठीक है। यहाँ पे फोकस किस पे है हमारा, कि हम 10 आइडियाज ढूंढ सकते हैं,
या 15 ढूंढ सकते हैं, 20 ढूंढ सकते हैं। नंबर ऑफ आइडियाज कि हम कितने आइडियाज लेकर आ रहे हैं, यहाँ पे नंबर पे फोकस है। लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी में कितने हम डिफरेंट यूज कर सकते हैं, एक चीज का कितने डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, या एक पेंटिंग को कितने डिफरेंट नजरिए से देखा जा सकता है, कैसे डिफरेंट इंटरप्रिटेशन की जा सकती है किसी पिक्चर की, स्टोरी की, या कितने डिफरेंट वेज हो सकते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, उस पे फोकस है। ठीक है, फ्लुएंसी में सिर्फ नंबर ऑफ आइडियाज काउंट हो रहे हैं कि कितने आइडियाज तुमने दिए, दैट्स इट। 5 दिए, 10 दिए, बस दैट्स इट। ठीक है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी उससे कहीं ज्यादा है। आई होप डिफरेंस आपके अंदर आपके पास क्लियर है। पहले ये ओरिजिनलिटी करते हैं, लेटरल थिंकिंग भी हम पढ़ेंगे। ओरिजिनलिटी क्या होती है ना, ओरिजिनलिटी मतलब भाई ओरिजिनल आइडिया होना चाहिए, ability to produce ideas that are rare and unusual by seeing new relationships, combining old with new, मतलब कुछ पुराना और नया मिला के कुछ नया करना, या लुकिंग डिफरेंट पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना। जैसे मैंने बताया कि सनफ्लावर वाली पेंटिंग, तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना। या एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स, जब आप अगर आपको पता हो, जिसमें वो ऐसे ट्रायंगल बना होता है, कभी कुछ बना होता है, कभी कहीं सर्कल बना होता है, मतलब एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग होती है, उसको उसमें डिफरेंट नज़र से देखना, तो दैट इज ओरिजिनलिटी। ठीक है, आप कुछ नया, यू आर सीइंग अ न्यू रिलेशनशिप, यू आर कंबाइनिंग ओल्ड आइडियाज को न्यू आइडियाज के साथ कंबाइन करके कुछ नया क्रिएट करो, तो दैट इज ओरिजिनलिटी। और ओरिजिनलिटी आने के लिए रिसर्च से पता चल रहा है हमें कि फ्लुएंसी और फ्लेक्सिबिलिटी होना जरूरी है, नेसेसरी कंडीशन है। अगर किसी के पास फ्लुएंसी नहीं है, मतलब आइडियाज की कमी है, वो आइडिया प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहा, तो ओरिजिनलिटी तक तो वो पहुंच ही नहीं पाएगा। और फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, मतलब एक चीज का अटक गया कि नहीं, इस चीज का तो इसी चीज के लिए इस्तेमाल होता है और किसी चीज के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल पेन का इस्तेमाल सिर्फ लिखने के लिए होता है, या पेंसिल का इस्तेमाल सिर्फ लिखने के लिए होता है और किसी चीज के लिए नहीं हो सकता। लेकिन इस चीज से लड़कियां रिलेट कर सकती हैं, आई एम श्योर कि जिनके बाल लंबे होते हैं वो जूड़ा बना लेती हैं और बीच में पेन कभी लगा लेती हैं, अगर रफल नहीं मिल रहा तो। ठीक है, रबर बैंड नहीं मिल रहा तो हम पेन भी बीच में लगा लेते हैं। तो एज अ जितनी फ्लुएंसी होगी, मतलब जितने आइडियाज, नंबर ऑफ आइडियाज आप प्रोड्यूस कर पाओगे, उतना चांसेस हाई होंगे कि ओरिजिनल आइडियाज आप प्रोड्यूस करोगे। देन कम्स इलैबोरेशन। इलैबोरेशन इज द एबिलिटी दैट enables a person to go into details। कहते हैं ना इलैबोरेट करो, जैसे ये तो आपके क्वेश्चन में भी इस्तेमाल होता है ये वर्ड कि इलैबोरेट योर आंसर या इलैबोरेट ऑन दिस। तो इलैबोरेट करना मतलब डिटेल में जाना। सो इलैबोरेशन मतलब कि गो इनटू डिटेल्स एंड वर्कआउट द जो आपका न्यू आइडिया है उसकी इम्प्लीकेशंस को वर्कआउट करना, कि मतलब अब मैंने एक आइडिया तो दे दिया, अब उसकी डिटेल्स में जाएंगे, ये आइडिया के क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या नेगेटिव्स हैं, ये कितना सक्सेसफुल रहेगा, क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, समझ आए, उस आइडिया के डिटेल्स में जाना, दैट इज इलैबोरेशन। नाउ दे आर सेइंग कि कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग दोनों ही तरीके की थिंकिंग जो है इंपॉर्टेंट है क्रिएटिव थिंकिंग के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है एसेंशियल है जनरेटिंग इन वाइड रेंज ऑफ आइडियाज, मतलब बहुत सारे आइडियाज प्रोड्यूस कर सकते हैं। और कन्वर्जेंट थिंकिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्ट यूजफुल या जो एप्रोप्रिएट आइडिया, एकदम सटीक सीधा ऑन पॉइंट वाला आइडिया है, वो हमें कन्वर्जेंट से मिलेगा। ठीक है, अब जरा हम लैटरल थिंकिंग को भी देख लेते हैं, जो हमने ऊपर छोड़ी है अभी लैटरल थिंकिंग। ये रही लैटरल थिंकिंग की अगर हम बात करें तो एडवर्ड डी बोनो ने ये टर्म यूज करी है लैटरल थिंकिंग, जिसको गिलफर्ड जेपी गिलफर्ड जो है उन्होंने डाइवर्जेंट थिंकिंग कहा है, उसको इन्होंने लैटरल थिंकिंग का नाम दिया है। सो उन्होंने बेसिकली दो डिस्टिंक्शंस करी हैं बिटवीन वर्टिकल थिंकिंग एंड लैटरल थिंकिंग। वर्टिकल थिंकिंग उन्होंने बोला है कि वर्टिकल थिंकिंग एक सीध में चलती है, एक सीधी लाइन में। ठीक है, तो एक तरीके से काइंड ऑफ कन्वर्जेंट थिंकिंग कह सकते हैं, जहां पे एक फाइनल डेस्टिनेशन है और एक ही वहां डेस्टिनेशन तक पहुंचने का रास्ता है। ठीक है, सो बट और इसी लाइन पे बैक एंड फोर्थ मतलब आगे पीछे आप मूव कर सकते हो, लेकिन सेम लाइन ऑफ थॉट रहेगी आपकी वर्टिकल थिंकिंग में। लैटरल थिंकिंग में जो है ऑल्टरनेटिव वेज ढूंढे जाएंगे, सेम जैसे डाइवर्जेंट में काफी सारे ऑल्टरनेटिव्स हम देखते थे, ऐसे ही जो है ऑल्टरनेटिव वेज देखे जाएंगे किसमें, लैटरल थिंकिंग में। वेयरएज उन्होंने बोला कि वर्टिकल जो है लॉजिकल थिंकिंग है, क्या करती है इसमें हम सेम होल को डिग करते हैं डीपर डीपर डीपर, मतलब एक ही डायरेक्शन में सोचते चले जाएंगे, नहीं वर्कआउट करा तो भी हम किसी और ऑप्शन पे नहीं जाएंगे, पर उसी पे और गहरी और गहरा उस पे सोचते चले जाएंगे। मतलब अगर हमें कुआं खोदना है और तो एक जगह हमने खुदाई शुरू करी तो इसी में डीप 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 चले जाएंगे, यहां तक भी पानी नहीं मिला तो और डीप खोदेंगे, ये नहीं कि यहाँ पे पानी नहीं मिला सॉरी तो यहाँ खोद के देखें, क्या पता यहाँ ज्यादा डीप जाना नहीं पड़े और यहाँ पे खोदने पे कुआं मतलब पानी मिल जाए।
ठीक है, तो ये उन्होंने समझाया है ना। उन्होंने डी बोनो ने डेवलप करे हैं 6 थिंकिंग हैट्स टेक्निक। इस टेक्निक का नाम है 6 थिंकिंग हैट्स। व्हाइट हैट का क्या मतलब है? व्हाइट हैट का मतलब है कि सबसे पहले आप गैदर करो इन्फॉर्मेशन, सारे फैक्ट्स, सारे फिगर्स, जो भी आपके इन्फॉर्मेशन में गैप्स हैं उसको फिल करो। अगर कोई भी आपके पास किसी भी चीज पे आप काम करना शुरू करो, उसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको नहीं है, देन इट विल बी अ प्रॉब्लम। आपके पास इन्फॉर्मेशन ही प्रॉपर नहीं है तो आधी डिटेल्स तो आप वैसे ही मिस कर दोगे और सही सोल्यूशन तक आप नहीं पहुंच पाओगे। सो व्हाइट हैट मतलब कि गैदरिंग इन्फॉर्मेशन एंड फिलिंग द गैप्स जो भी है। रेड हैट मतलब कवर्स द एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस ऑफ द सब्जेक्ट। तो रेड आपके इमोशन से सिंबलाइज करते हैं। देखो जैसे हम रेड रोज देते हैं ना, तो आप वहां से याद कर लो कि रेड मतलब आपके इमोशन को सिंबलाइज करता है, फीलिंग्स एंड इमोशन ऑफ द सब्जेक्ट। ब्लैक रिप्रेजेंट करता है जजमेंट, ठीक है, क्योंकि जैसे अब आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हो तो बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आपको जजमेंटल नहीं होना चाहिए। सो ब्लैक से रिप्रेजेंट कर दिया। ब्लैक हैट मतलब जजमेंट होना, कॉशियस, लॉजिक, ऐसा। येलो हैट का मतलब है कि ऑन व्हाट विल वर्क एंड व्हाई इट विल बी बेनिफिशियल। सो व्हाट और व्हाई पे काम करना मतलब येलो हैट, ठीक है। येलो हैट मतलब कि व्हाट और व्हाई पे काम करना। ग्रीन हैट का मतलब है क्रिएटिविटी। ग्रीन फर्टिलिटी की निशानी है ना, घास देखते हो कितने सारे घास होती है, ऐसे ही उतने सारे हमारे पास आइडियाज हैं, क्रिएटिव आइडियाज हैं, ऑल्टरनेटिव आइडियाज हैं। सो ग्रीन हार्ट मतलब क्रिएटिविटी और ऑल्टरनेटिव चेंजेस। एंड ब्लू रिप्रेजेंट्स द थिंकिंग प्रोसेस अबाउट द आइडिया एज सच। कि ब्लू हम कहते हैं ना, व्हाई आर यू फीलिंग सो ब्लू, मतलब इतना क्यों ब्लू फील कर रहे हो या लो फील कर रहे हो या इतना क्यों सैड फील कर रहे हो। सो बहुत गहरी सोचों में डूबते जाना। ब्लू कलर का पानी होता है ना समुद्र का, तो उसमें डेप्थ होती है, ठीक है। सो वही यहाँ से रिप्रेजेंट करे। ब्लू हैट मतलब कि आप डीप थिंकिंग में चले जाते हो, काफी उस जो भी आपके आइडियाज हैं उसको प्रोसेस करते हो अच्छे से। नाउ द 6 थिंकिंग हैट्स रिफ्लेक्ट्स डिफरेंट पर्सपेक्टिव फ्रॉम विच एन इशू और प्रॉब्लम इज व्यूड। तो ये जो 6 थिंकिंग हैट्स टेक्निक है, ये एक ऐसी टेक्निक है जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव देती है, मतलब डिफरेंट देखने का नजरिया देती है किसी भी प्रॉब्लम को, ठीक है। दिस टेक्निक कैन बी यूज इंडिविजुअली एज वेल एज इन ग्रुप। तो आप अगर ग्रुप है कोई और किसी ग्रुप कोई एक ग्रुप एक प्रॉब्लम पे कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, वो भी इस 6 थिंकिंग हैट्स टेक्निक को यूज कर सकता है। और अगर आप कोई एक इंडिविजुअल किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, वो भी यूज कर सकता है, ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा क्या है आगे। प्रोसेस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। Now, process of creating thinking में वो कह रहे हैं, research has made it clear that thinking of new and unusual ideas involve more than flash of insight. There are stages before and after. अब वो बोल रहे हैं कि ऐसा रिसर्च से पता चला है कि जब हमें कोई न्यू आइडिया आता है, एकदम से सडनली हमारे दिमाग की जब बत्ती जलती है, तो उस बत्ती के जलने से पहले और बत्ती के जलने के बाद के बीच में काफी सारे स्टेप्स होते हैं, ठीक है जी। मतलब बत्ती जलने के पहले और बत्ती जलने के बाद काफी सारे स्टेप्स होते हैं। तो जो सबसे पहला बात तो ये है कि जो एक सर्च करते हैं हम न्यू आइडिया की या किसी भी न्यू सोल्यूशन की, सेंसिंग द प्रॉब्लम, तो आप सबसे पहले तो आपको प्रॉब्लम पता होना चाहिए। आपने अगर प्रॉब्लम ही डिटेक्ट नहीं करी तो आप उनके गैप्स कैसे फिल करोगे, ठीक है। अपनी इन्फॉर्मेशन के गैप्स फिल करो और प्रॉब्लम को सेंस करो। तो ये तो फर्स्ट स्टेप है, प्रॉब्लम होगी तो उसका सोल्यूशन भी निकलेगा। सो द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग बिगेन्स विद द फर्स्ट स्टेज विच इज प्रिपरेशन। पहला स्टेज कौन सा होता है? पहला स्टेज होता है प्रिपरेशन का, विच रिक्वायर्स वन टू अंडरस्टैंड। तो प्रिपरेशन की स्टेज में क्या होता है, हम समझ रहे होते हैं कि प्रॉब्लम है क्या, आखिर की बात है क्या जिसका हमें सोल्यूशन ढूंढना है, ठीक है। टास्क और प्रॉब्लम इन हैंड क्या है, प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं। एंड वी ऑल्सो बिकम अवेयर ऑफ द बैकग्राउंड फैक्ट्स, कि उस इंफॉर्मेशन से, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है वो भी सारी चेक करते हैं। जैसे अगर आपका फ्रेंड कोई आपके पास प्रॉब्लम लेके आता है तो आप उससे पूरी राम कथा सुनते हो ना, अरे तू मुझे अभी की प्रॉब्लम बता रहा है, उस फलानी बात ढिमकानी बात, ये वो फलाना ढिमका, पूरा आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए, तभी आप करंट प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सकते हो, कीपिंग एवरीथिंग इन माइंड, राइट। सो ऐसे ही वो बोल रहे हैं कि आपको बैकग्राउंड फैक्ट्स पता होने चाहिए। द प्रोसेस इवोक्स क्यूरियोसिटी, एक्साइटमेंट टू थिंक मोर एंड मोर डिफरेंट डायरेक्शन। और फिर आप डाइवर्जेंट थिंकिंग करना शुरू करते हो डिफरेंट डायरेक्शन में कि क्या सोल्यूशन हम निकाल सकते हैं इस प्रॉब्लम का। व्हेन द पर्सन इज ट्राइंग टू जनरेट ऑल्टरनेट आइडिया। अब देखो होता क्या है कि जब आपके पास प्रॉब्लम आ गई, आपको प्रॉब्लम समझ आ गई, आपने उसका बैकग्राउंड भी समझ लिया पूरा प्रॉब्लम का, तो आप न्यू आइडियाज जनरेट करने की कोशिश करने में लग गए। अब आपकी क्या डिफरेंट आइडियाज हो सकते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है जब हम किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं तो हम वी गेट अ फीलिंग ऑफ बीइंग स्टक। मतलब हम स्टक मतलब
रुकावट महसूस करता है कि बस इससे आगे हम मूव ही नहीं कर पा रहे, एक जगह पे अटक गए हैं हम। तो वो ऐसा फीलिंग ऑफ स्टकनेस आती है कि हम अटक गए हैं, अब इससे आगे नहीं मूव कर पा रहे। और ऐसा आपने बहुत बार एक्सपीरियंस किया होगा, कितना भी आप दिमाग लगा लो, कभी भी किसी प्रॉब्लम में बहुत डिस्कशंस हो गए हैं, 1 घंटा हो गया फ्रेंड्स के साथ बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, और सब फिर एंड में आके थक जाते हैं, और फिर क्या करते हैं कि छोड़ो यार, छोड़ो, थोड़ा ब्रेक लेते हैं, ठीक है। फिर जब हम देखो, जो फीलिंग ऑफ स्टक वाली है वो तो है इंक्यूबेशन वाली स्टेज, ठीक है। पर और उसके बाद क्या होता है कि जब हम स्टक महसूस करते हैं, फिर हम थोड़ा रिलैक्स करते हैं कि जो हम प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचे, चलो थोड़ा चाय कॉफी पीने चलते हैं, थोड़ी फ्रेश एयर लेने चलते हैं, ठीक है, गोइंग फॉर, या फिर सो जाते हैं, कल सुबह बात करेंगे, या इस वॉक पे चले जाते हैं, इस तरीके का कुछ हम करते हैं। तो बेसिकली पहले तो हम कॉन्शियसली और एक्टिवली सोच रहे होते हैं प्रॉब्लम के बारे में, और हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा होता। लेकिन जब हम अपने माइंड को रिलैक्स स्टेट पे ले आते हैं और हम प्रॉब्लम के बारे में इतना एक्टिवली नहीं सोचते, सडनली ऐसा होता है कि एकदम से हमें कोई आइडिया सूझ जाता है, और हम कहते हैं ओ माय गॉड, ये इसका सोल्यूशन हो सकता है, हाँ हाँ ऐसे करते हैं, चलो ये ट्राई करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं। वो होता है इल्यूमिनेशन, एकदम कुछ चमका, ठीक है, दिमाग की बत्ती एकदम जल गई। अब सॉरी, मेरा लाइट बल्ब ऐसे ही है, ठीक है, वो एक लाइट बल्ब वाला साइन होता है ना, ऐसे दिमाग की बत्ती जल गई। सो एकदम जब हमारे दिमाग की बत्ती जल जाती है, वो होता है इल्यूमिनेशन। और ये कब होता है? जब हमारा माइंड रिलैक्स स्टेट में होता है। जब हम उसको फोर्स कर रहे होते हैं सोल्यूशन ढूंढने के लिए, तब उतना अच्छा सोल्यूशन नहीं देगा। जब रिलैक्स स्टेट में होगा, तब ज्यादा अच्छा सोल्यूशन निकल कर आएगा। और अचानक से ही बैठे बैठे एकदम से दिमाग में सोल्यूशन आ जाता है। एक आहा मोमेंट होता है। आहा मतलब ओ माय गॉड, यस आई फाउंड इट, ठीक है, वैसा वाला, उसको बोलते हैं इल्यूमिनेशन। तो जब हमें ऐसे इल्यूमिनेशन हो जाता है, जब हमें हमारा दिमाग की बत्ती जल जाती है, हमें आइडिया मिल जाता है, तो उसके बाद हम आइडिया को करने लगते हैं वेरीफाई, ठीक है। दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ द होल प्रोसेस। इसमें हम वर्थ ढूंढते हैं, जो हमारा आइडिया है उसकी कितनी अप्रोप्रिएट वो आइडिया है, क्या उसकी वैल्यू है, क्या उसकी वर्थ है, उसको क्या इस्तेमाल किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, प्रॉब्लम में वो काम आएगा नहीं आएगा। तो अपने सोल्यूशन को हम टेस्ट करते हैं और जज करते हैं, ठीक है। हेयर कन्वर्जेंट थिंकिंग प्लेज अ रोल इन सिलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट। अब जब आपको सिलेक्ट करना है और एक सोल्यूशन पे पहुंचना है, क्योंकि सोल्यूशन तो एक पे पहुंचना है आपको, जो एप्लीकेबल हो, जो सही हो, जो फिट बैठे आपकी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए, तो यहाँ पे आपके दिमाग जो है कन्वर्जेंट थिंकिंग करेगा, बिकॉज यू हैव टू सिलेक्ट वन। कन्वर्जेंट मतलब एक आपको ढूंढना ना, तो यू विल बी लाइक कन्वर्जेंट थिंकिंग आपको सिलेक्ट करने में हेल्प करेगी, जो एप्रोप्रिएट आइडिया होगा, जो एप्रोप्रिएट सोल्यूशन होगा, जो काम करेगा आपके लिए, ठीक है। तो हमने प्रिपरेशन की स्टेज पढ़ी, प्रिपरेशन मतलब नंबर 1 स्टेज पढ़ी। उसके बाद जब हम प्रॉब्लम को समझ रहे थे, फिर इंक्यूबेशन करा, मतलब प्रॉब्लम पे माथा पच्ची करना शुरू करी, सिर खपाई करना शुरू करी। और फिर जब कुछ नहीं हो रहा था, तो हमने सब कुछ छोड़ छाड़ के हमने कहा चलो यार छोड़ो, कॉफी पीने चलते हैं। फिर हमें एकदम से हमारा दिमाग की बत्ती जल गई, इल्यूमिनेट हो गई, ठीक है। और उसके बाद हमने वेरीफाई करने की कोशिश करी कि जो हमारे भाई दिमाग की बत्ती जली, उस रोशनी में हमें जो आइडिया दिखा वो सही भी है कि नहीं, ठीक है, काम करेगा कि नहीं। तो ये आपके स्टेप्स हैं जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रैटेजीज फॉर क्रिएटिव थिंकिंग। सर्च जो जब हुई, मतलब कुछ क्रिएटिव पीपल को लेके, तो पता चला कि क्रिएटिव कुछ सर्टेन एटीट्यूड्स होते हैं, कुछ डिस्पोजिशंस होते हैं, कुछ स्किल्स होते हैं जो फैसिलिटेट करते हैं, मतलब मदद करते हैं क्रिएटिव थिंकिंग में। अब उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे नंबर 1 इज बिकमिंग मोर अवेयर एंड सेंसिटिव। आप जितने अपने एनवायरमेंट को लेके, जितनी प्रॉब्लम को लेके जितना आप सेंसिटिव होंगे, जितना अवेयर होंगे, ये नहीं मतलब कि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं कलेक्ट कर रहे हैं या बारीकियों को नहीं देख रहे हैं, जितना आप बारीकियों से चीजों को देखेंगे, समझेंगे, जितनी सेंसिटिविटी आप दिखाएंगे, उतना ही ज्यादा अच्छा है आपकी क्रिएटिविटी की जर्नी में। बिकॉज यू विल ट्राई टू नोटिस द कॉन्ट्राडिक्शन। अगर कोई बात कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, मतलब ठीक है, कोई कॉन्ट्रास्ट है, मतलब कुछ लेफ्ट जा रहा है, कुछ राइट जा रहा है, कुछ क्लैशेस हो रहे हैं, तो वो कुछ कॉन्ट्राडिक्शन है, कुछ क्लैशेस हैं, या कुछ इनकॉम्पिटेंसीज हैं सिचुएशंस में, तो वो आप अच्छे से समझ पाएंगे, देख पाएंगे। और ये आप हैबिट, थोड़ा अवेयरनेस के लिए, सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे, आप एक हैबिट कल्टीवेट करेंगे जिसमें वाइड रीडिंग, मतलब आप डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे पढ़िए, डिफरेंट डिफरेंट चीजों को पढ़िए, ताकि आपकी नॉलेज बढ़े, ठीक है। ये नहीं कि मतलब अभी मैं ये पढ़ रहा हूँ तो बस यही पढ़ रहा हूँ, मेरे को बाकी दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं है, नहीं, आपको सब चीजों की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा चीजें अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजों के बारे में पता होगा, तो उतना अच्छा है। जितना एक्सपोजर आपको मिलेगा वैरायटी ऑफ इन्फॉर्मेशन के साथ, उतना ही
अच्छा है आपके क्रिएटिव थिंकिंग के लिए। देन डेवलप द आर्ट ऑफ आस्किंग क्वेश्चन ऑल्सो। ठीक है, मतलब कि ये ऐसा है तो ऐसा क्यों है, वैसा है तो वैसा क्यों है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व आस्क करो। मिस्ट्रीज ऑफ सिचुएशंस को देखो, ऑब्जेक्ट्स को देखो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि लकीर के फकीर बने रहना, बल्कि अपना थोड़ा दिमाग को खोलो, डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्लोर करो बेसिकली टॉपिक्स। जनरेट एज मेनी आइडियाज। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो जितने आइडियाज आप उसको जनरेट कर सकते हो उतने जनरेट करो, उतने रिस्पॉन्सेज निकालो, उतने सोल्यूशंस निकालो, सजेशंस निकालो बेसिकली टू इंक्रीज द फ्लो ऑफ थॉट। फ्लो ऑफ थॉट इंक्रीज करने का मतलब है फ्लुएंसी को इंक्रीज करना। ठीक है, जितना नंबर ऑफ आइडियाज, कम से कम पहले नंबर ऑफ आइडियाज तो बढ़ाओ, आपका दिमाग वहां तो चले, तो फ्लो ऑफ थॉट बढ़ाओ अपना। एंड डेलिबरेटली लुक फॉर मल्टीपल एंगल्स, मतलब एक सिचुएशन को देखने का कई नजरिए हो सकते हैं, तो अपना परसेप्शन भी बढ़ाओ कि एक प्रॉब्लम को हम कितनी जगह से टैकल कर सकते हैं, कितनी जगह से एक प्रॉब्लम को अटैक कर सकते हैं। ये नहीं कि एक ही उस पे बैठे हुए हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग करने की कोशिश करो, फ्लेक्सिबिलिटी देखो अपनी थिंकिंग के अंदर कितनी है। और ये आप घर की छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे घर का नक्शा, जब हम घर में, मम्मी, अगर आपने देखा होगा, हम सेटिंग चेंज करते हैं ना। पहले सोफा यहाँ रखा हुआ था, अब हमने सोचा सोफा यहाँ रख के देखें रूम का लुक कैसा होता है, यहाँ थोड़ा सेटिंग चेंज करके देखें। तो जब हम अरेंजमेंट करते हैं, सेटिंग चेंज करते हैं, तो उसमें अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजें सोच रहे होते हैं, सोल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी हमारी क्रिएटिव थिंकिंग को दर्शाता है और उसमें हेल्प करता है। देन कम्स ऑसबॉर्न ब्रेन स्टॉर्मिंग। अब ये ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है? ब्रेन स्टॉर्मिंग, ये आपने वर्ड बहुत यूज किया होगा जब भी आप प्रॉब्लम सोल्यूशन के लिए बैठते हो। तो हम कहते हैं यार 5 फ्रेंड बैठे हैं, हम सारे राउंड टेबल पे 5 फ्रेंड को बिठा के कहते हैं यार थोड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग करो, सोचो 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 और क्या कर सकते हैं, और क्या इस प्रॉब्लम को कैसे डील कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। ठीक है, सो ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है? ब्रेन स्टॉर्मिंग एक टेक्निक है टू इंक्रीज फ्लुएंसी। अगेन यहाँ पे फ्लुएंसी और फ्लेक्सिबिलिटी की बात हो रही है। तो बेसिकली सबसे पहली बात ही है, देखो क्रिएटिविटी में जो ओरिजिनलिटी और यूनिकनेस लानी होती है, उसके लिए पहला स्टेप ही यही है कि फ्लुएंसी बढ़ाओ, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाओ। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब है कि आप आइडियाज निकालते जाओ अपने दिमाग से, जितने आते हैं लिखते जाओ, बाद में देखेंगे कि कौन सा आइडिया काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, किस पे काम करना है, किस पे नहीं करना है, किसके साथ क्या प्रॉब्लम है। समझ रहे हो? तो आइडिया का जो इवेल्युएट करेंगे, उसकी वर्थ को, वो बाद में करेंगे, अभी तो आप आइडियाज देते जाओ। बेसिक यहाँ पे assumption क्या है? टू लेट योर माइंड थिंक फ्रीली विदाउट द फियर कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा, बस अपने माइंड को सोचने दो फ्रीली। दिस विल हेल्प टू इंक्रीज द फ्लुएंसी ऑफ आइडियाज। एज आई सेड कि नंबर ऑफ आइडियाज इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ आइडियाज इंक्रीज हो जाएंगे, यहाँ पे वो काम आपको यहाँ पे करना है, दैट इज ब्रेन स्टॉर्मिंग। नेक्स्ट चलते हैं, यूज ऑफ चेकलिस्ट, क्वेश्चंस, थॉट्स ऑफ लैंग्वेज। देखो अब ये हमारा नया टॉपिक है, थॉट एंड लैंग्वेज। तो क्रिएटिविटी का और थिंकिंग का वहां पे खत्म हो गया था, अब यहाँ पे लैंग्वेज की बात आ रही है। देखो हम जो भी बातें कर रहे हैं, जो भी हम पढ़ रहे हैं, उसके लिए वर्ड्स, शब्दों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लैंग्वेज का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जरूरत है। ठीक है, तो ये कैसे हमारे थॉट को इन्फ्लुएंस करते हैं? अब इसमें हमारे पास कुछ व्यू पॉइंट्स हैं। ठीक है, वो हम व्यू पॉइंट्स देखेंगे। जैसे पहला, जैसे व्यू पॉइंट है कि लैंग्वेज एज डिटर्मिनेंट ऑफ थॉट, मतलब कि लैंग्वेज जो है हमारा थॉट डिसाइड करता है। ठीक है, यहाँ पे बेंजामिन ली वॉर्फ है, जिनका ये कहना था, जिनका देखने का नजरिया ये था कि लैंग्वेज डिटरमाइंस द कंटेंट ऑफ थॉट। मतलब आप कौन सी भाषा इस्तेमाल करते हो, वैसे ही आपके विचार होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ये बात बहुत सुनी होगी कि हम बोलते हैं कि अगर आपकी थिंकिंग लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है ना, अगर आप हिंदी में सोचते हो तो आपको इंग्लिश बोलने में दिक्कत आएगी। तो आप पहले थिंकिंग अपनी इंग्लिश में करो, तो ताकि आप इंग्लिश एकदम फ्लो के साथ बोल सको। तो कुछ ऐसे सी ही बात बेंजामिन ली वॉर्फ भी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जो आपकी लैंग्वेज है वो डिटरमाइन करेगी कि आपके थॉट का कंटेंट क्या होगा। और इस व्यू को जाना जाता है लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी हाइपोथेसिस के नाम से। तो ये हाइपोथेसिस कहता है कि व्हाट एंड हाउ इंडिविजुअल कैन पॉसिबली थिंक, हम क्या सोचेंगे, कैसे सोचेंगे, वो सब डिटरमाइन करती है हमारी लैंग्वेज। एंड लिंग्विस्टिक कैटेगरी दे यूज जिसको लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म कहते हैं। लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी हाइपोथेसिस का ही एक स्ट्रॉन्ग वर्जन है, एक तरीके से आप कह सकते हैं,
जो लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म है, ठीक है, कि मतलब पहले आपके पास लैंग्वेज होनी चाहिए तभी आप कुछ सोच पाओगे। जैसे आपकी बुक में यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जैसे हमारे पास कितने सारे वर्ड्स होते हैं हर रिश्ते के लिए, ठीक है, बट अगर आप उसमें देखोगे, मतलब जो अमेरिकन हैं, जो फॉरेनर्स हैं, उनके पास हर वर्ड के लिए मतलब हर कोई उनका अंकल है। वहां पे ताया जी भी अंकल हैं, फूफड़ जी भी अंकल हैं, मासड़ जी भी अंकल हैं, सब कोई अंकल ही अंकल है, ठीक है। अंकल और आंट दो ही वर्ड्स है वहां पे, लेकिन हमारे यहाँ पे हर हर रिश्ते के लिए एक अलग वर्ड है। सो क्योंकि हमारे पास अलग रिश्ते के लिए अलग वर्ड है, हमारी लैंग्वेज ज्यादा रिच है उनसे, हर चीज को एक डिफरेंट उसमें डिफाइन करा हुआ है, तो हमारी लैंग्वेज हमारे थॉट्स को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करती है, डिटरमाइन करती है, ठीक है। जबकि एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट हुए इन चीजों को लेके, देखो कोई भी थ्योरी आती है, कोई भी रिसर्च आती है, तो एक्सपेरिमेंट तो होती है उस पर, तो उन्होंने बोला कि ऐसा तो नहीं है। हाउएवर दे से एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस ये कहते हैं दैट it is possible to have same level or quantity of thoughts in all languages depending upon the availability of linguistic categories and structure। कि हमारे पास क्या लिंग्विस्टिक कैटेगरीज है, क्या स्ट्रक्चर है। अगर आप अंकल भी बोल रहे हो तो भी मेरे को समझ तो आ रहा है ना कि क्या रिलेशन है, मतलब क्या है और क्या रिलेशन है। लाइक मैं सोच सकती हूँ कि ये फादर की साइड से अंकल हैं, ये मॉम के फलाने हैं, इनको अंकल बोल रहे हैं। अब मुझे पता है कि भाई उनके वहां पे सब अंकल ही अंकल बोलते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप किसी फैमिली के साथ रह रहे हो तो आपको पता होता है कि ये फादर की साइड से हैं, कि मदर की साइड से है, मैटरनल साइड से है, पैटर्नल साइड से। तो कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं सेम लेवल ऑफ थॉट्स हमारे लैंग्वेजेस में आ ही जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। थॉट्स एज डिटर्मिनेंट्स ऑफ लैंग्वेज। अब हम इसकी बात करें कि थॉट्स एज डिटर्मिनेंट ऑफ लैंग्वेज, कि मतलब अभी हम कह रहे थे कि लैंग्वेज हमारे थॉट डिसाइड करती है, अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि थॉट हमारे लैंग्वेज डिसाइड करता है, ठीक है। तो स्विस साइकोलॉजिस्ट है बहुत ही फेमस युआंग पियाजे, ही बिलीव दैट थॉट नॉट ओनली डिटरमाइंस लैंग्वेज बट ऑल्सो प्रिसीड इट। इन्होंने बोला कि जो हमारे थॉट्स हैं वो सिर्फ हमारे लैंग्वेज को डिसाइड नहीं करते बल्कि प्रिसीड्स इट, मतलब कि उसको आगे चलाते भी हैं, ठीक है। चिल्ड्रन फ्रॉम एन पियाजे ने बोला कि चिल्ड्रन फॉर्म एन इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड थ्रू थिंकिंग। जो बच्चे बोल नहीं सकते जब स्टार्टिंग में, शुरू में, तो ऐसा थोड़ी ना कि उनका दिमाग नहीं चल रहा है क्योंकि वो बोल नहीं सकते, वो समझते तो हर एक चीज है, बस उनके पास अभी लैंग्वेज नहीं है, उनके पास अभी शब्द नहीं है कहने के लिए कि किस चीज को क्या कहना है, कैसे एड्रेस करना है। सो चिल्ड्रन फ्रॉम तो उनका एक इंटरनल रिप्रेजेंटेशन होता है वर्ल्ड का थ्रू देयर थिंकिंग ओनली, अपनी सोच के जरिए से। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ बेबी सीज समथिंग एंड लेटर कॉपीज, ठीक है, इमिटेशन करने की जब कोशिश करते हैं, कॉपी करने की कोशिश करते हैं, सो थिंकिंग डज टेक प्लेस। अगर वो किसी चीज को कॉपी कर रहे हैं, जैसे आप उनको बच्चों को आजकल बोलो हेलो करो या हाई फाइव दो, तो ऑब्वियसली वो सोचते हैं कि ये मेरे को क्या करने के लिए कह रहा है, हाई फाइव करने के लिए कह रहा है, तो वो अपना फिर हाथ आगे करते हैं एंड यू गिव हाई फाइव, है ना। तो इसका मतलब थिंकिंग तो हो रही है ना, चाहे उनको हाई फाइव बोलना नहीं आता, बट थॉट तो आया ना, थिंकिंग तो हुई ना। सो थिंकिंग डज टेक प्लेस विच डज नॉट इन्वॉल्व लैंग्वेज। जब बच्चे ऑब्जर्व करते हैं दूसरों का बिहेवियर, उसको इमिटेट करने की कोशिश करते हैं, कॉपी करने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं थिंकिंग इन्वॉल्व होती है, लैंग्वेज नहीं। लैंग्वेज इज जस्ट द व्हीकल ऑफ थिंकिंग। तो जॉन पियाजे बोलते हैं कि लैंग्वेज, इसको जीन पियाजे मत बोलना, ठीक है, इट्स अ फ्रेंच स्विस साइकोलॉजिस्ट है, तो स्विस में उनका प्रोनाउंसिएशन है JEEN को बोलते हैं जॉन पियाजे, ठीक है। तो जॉन पियाजे जो है बोलते हैं कि लैंग्वेज जो है सिर्फ एक व्हीकल है, जैसे आपको कहीं से कहीं ले जाने का माध्यम है। जैसे गाड़ी है हमारे पास अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, स्कूटी है, मेट्रो है, रेल है, बस है, जो भी है, ऐसे ही लैंग्वेज सिर्फ हमारे थॉट्स के लिए एक व्हीकल का काम करते हैं, ठीक है। पियाजे ये बोलते हैं कि लैंग्वेज आप सिखा सकते हो ऑफ कोर्स बच्चों को, लेकिन चीजों को समझने के लिए, उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए उनको कंसेप्ट क्लैरिटी होना जरूरी है, उनको पता होना चाहिए कंसेप्ट्स के बारे में टू थिंक, ठीक है। अब एप्पल है, एप्पल फ्रूट है या वेजिटेबल, इसलिए ये वो कैसे बता पाएंगे। अब लैंग्वेज तो आपने सिखा दी सब कुछ कि भाई इसको एप्पल बोलते हैं, इसको ये है फलाना है, लेकिन उनको फ्रूट और वेजिटेबल का कंसेप्ट पता होगा, तभी उसको वो आप जब उनको पूछो कि एप्पल फ्रूट है या वेजिटेबल, वो उसको उस कैटेगरी में रख पाएंगे, ठीक है। तो कंसेप्ट क्लैरिटी पे उन्होंने ज्यादा फोकस करा है। सो थॉट
इज बेसिक एंड नेसेसरी इफ लैंग्वेज इज टू बी अंडरस्टूड। तो वो बोलते हैं कि थॉट तो बेसिक है अगर आपको किसी लैंग्वेज को समझना है तो। ये एक थर्ड पर्सपेक्टिव है जिसमें लेव वाइगोत्स्की, जो कि एक रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं और ये बहुत इन्होंने चाइल्ड उसमें काम किया है। ठीक है, तो वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि लैंग्वेज और थॉट दोनों ही एक चाइल्ड में सेपरेट होते हैं अंटिल 2 years ऑफ एज। मतलब जब तक बच्चा 2 साल का नहीं होता तब तक ये दोनों अलग ही होते हैं, थॉट्स भी अलग होते हैं और लैंग्वेज भी अलग होते हैं। ठीक है, बिफोर 2 years थॉट्स इज प्री वर्बल, जिसको एंड इज एक्सपीरियंस मोर इन एक्शन। जैसे मतलब वो बोलते हैं कि जो भी थॉट्स होते हैं वो एक्शंस के थ्रू बच्चे दिखाते हैं, क्योंकि 2 साल से पहले उनके पास लैंग्वेज नहीं होती, तो उनको कहीं जाना है तो वो पॉइंट आउट करेंगे, इशारा करेंगे। ठीक है, मतलब ऊ आ ई तो करते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन इशारा करेंगे या रोएंगे, भूख लगी है तो रोएंगे, क्योंकि उनको ये कहना नहीं आता कि मुझे भूख लगी है। ठीक है, उनके पास लैंग्वेज नहीं है। तो वो ये कह रहे हैं कि 2 साल तक से पहले जो है, जिसको प्याजे, जिनकी अभी हम ऊपर बात कर रहे थे, जॉन पियाजे स्विस साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने सेंसरी मोटर स्टेज में डाला है। द चाइल्ड्स अटरेंस आर मोर ऑटोमेटिक रिफ्लेक्सेस। जैसे अनकंफर्टेबल है तो क्राई करेंगे, भूख लगी है तो भी वो क्राई करेंगे। सो थॉट बेस्ड ही होती है, उनको समझ आती है कि मैं अनकंफर्टेबल हूँ और मुझे मम्मी को बुलाना है, लेकिन मेरे पास लैंग्वेज नहीं है मम्मी को बुलाने के लिए, तो मैं कैसे बुलाऊंगा, रो के। ठीक है, ताकि मम्मी मेरे को अटेंड करे, मेरी नीड्स को अटेंड करे। सो अराउंड 2 years ऑफ एज द चाइल्ड एक्सप्रेसेस थॉट वर्बली। जब बच्चा 2 साल का हो जाता है उसके पास लैंग्वेज आ जाती है, छोटे छोटे वर्ड्स आ जाते हैं, उसको समझ आता है, तब वो अपने अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना शुरू करता है वर्बल, उसमें एक्शन के थ्रू नहीं बट वर्बली, स्पीच के थ्रू वो अपनी चीजों को एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे वाइगोत्स्की को लगा, ही बिलीव दैट ड्यूरिंग दिस पीरियड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड थिंकिंग बिकेम इंटरडिपेंडेंट। तो यहाँ मतलब 2 साल के बाद जो है हमारी लैंग्वेज और थिंकिंग मतलब बच्चों की इंटरडिपेंडेंट हो जाती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको वो एक चीज समझा रहे हैं, जैसे जॉन पियाजे ने बोला था ना कि लैंग्वेज इज जस्ट अ व्हीकल फॉर अ थॉट। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि दोनों ही बातें हैं। थॉट भी इज यूज विदाउट लैंग्वेज व्हेन द व्हीकल ऑफ थिंकिंग। थॉट इज यूज विदाउट लैंग्वेज, मतलब जो हमारा थॉट है इट इज यूज विदाउट लैंग्वेज व्हेन द व्हीकल ऑफ थिंकिंग इज नॉन वर्बल। जब हमारे थिंकिंग का व्हीकल नॉन वर्बल होता है, विजुअल और मूवमेंट रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को हाय बोलना है किसी को, तो मैं हाथ हिला के भी तो हेलो बोल सकती हूँ, जरूरी नहीं है मैं मुंह से हेलो बोलूं। अगर मैं अपना हाथ हिला रही हूँ इट मीन्स आई एम सेइंग हेलो, हाय, लाइक राइट। सो यहाँ पे थॉट के पास लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे थिंकिंग इज नॉन वर्बल है यहाँ पे। ठीक है, मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, नॉन वर्बल है, बल्कि विजुअली मैं सिर्फ मूवमेंट रिलेटेड है। यहाँ पे सिर्फ मैं मूवमेंट कर रही हूँ, मतलब हाथ हिला रही हूँ और आपको पता चल रहा है कि मैं हाय बोल रही हूँ, लाइक आई एम सेइंग हेलो टू यू, राइट। और ऐसे ही वो बोल रहे हैं कि लैंग्वेज इज यूज्ड विदाउट थॉट व्हेन एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स एक्सचेंज प्लेजेंटरीज। ऐसे ही लैंग्वेज भी कभी कभी विदाउट थॉट हम यूज करते हैं। कैसे करते हैं लैंग्वेज विदाउट थॉट? कि जैसे किसी ने पूछा हाय गुड मॉर्निंग, तो हाउ आर यू, हम बोलते हैं हाय आई एम फाइन थैंक यू। चाहे वी आर नॉट फाइन, हो सकता है कि मतलब मेरा सर दुख रहा हो सकता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं हो, बट फिर भी बिना सोचे हमने क्या बोल दिया, कि क्योंकि हमें पता है गुड मॉर्निंग का रिस्पॉन्स ज्यादातर यही होता है, गुड मॉर्निंग हाउ आर यू, आई एम गुड हाउ आर यू। ठीक है, तो लैंग्वेज भी बिना थॉट के यूज हो सकती है और थॉट भी बिना लैंग्वेज के यूज हो सकता है, मूवमेंट रिलेटेड हो सकता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब अगर हम मीनिंग एंड नेचर ऑफ लैंग्वेज की बात करें, तो लैंग्वेज का अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि ये डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज है। ठीक है, क्या डेफिनेशन है कि लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ सिंबल्स ऑर्गेनाइज्ड बाय मींस ऑफ सर्टेन रूल्स। तो लैंग्वेज एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सर्टेन रूल्स यूज होते हैं टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। एक दूसरे से बात करने का जरिया है लैंग्वेज, और उस हर लैंग्वेज के, चाहे इंग्लिश लैंग्वेज हो, हिंदी लैंग्वेज हो, ग्रामर के कुछ अपने रूल्स तो होते हैं ना, है ना। जा रहा हूं मैं, या ऐसे करके तो बात नहीं करते ना, मैं जा रहा हूँ ये बोलते हैं कि मम्मी मैं जा रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। ठीक है, जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, मैं ऐसे करके तो बात नहीं करते, तो हर किसी का कोई रूल्स होते हैं। तो वही वो बात करें कि लैंग्वेज के 3 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। वो क्या होते हैं? पहला होता है कि प्रेजेंस ऑफ सिंबल, एक सिंबल का कोई कुछ सिंबल होता है। सिंबल मतलब डिवाइड मल्टीप्लाई वाला सिंबल नहीं, अभी हम बात करेंगे कि सिंबल क्या मतलब। सिंबल का सेट ऑफ रूल्स होते हैं, मतलब ग्रामर होती है, और कम्युनिकेशन मतलब कि कम्युनिकेट करने के लिए हम लैंग्वेज को यूज
करते हैं। अगर हम सिंबल की बात करें, जो हमने बोला 3 रूल्स होते हैं, उसमें से जो पहला रूल है सिंबल, तो सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है? सिंबल रिप्रेजेंट करता है कि मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल होम, तो होम मतलब क्या? जिसमें मम्मी है, पापा है, दादा है, दादी है, फैमिली है, भाई है, बहन है, दैट इज होम। एक घर जहां आप रहते हो, दैट इज होम। ठीक है। स्कूल, स्कूल का मतलब क्या होता है? अब पढ़ते तो आप ट्यूशन में भी हो, जहां 4 बच्चे इकट्ठे होकर पढ़ने लगते हैं, उसको आप स्कूल थोड़ी ना बोल दोगे। लेकिन स्कूल में एक प्रॉपर यूनिफॉर्म होती है, स्कूल में प्रेयर होती है, स्कूल में एक सलीका होता है, हर हर चीज का एक पीरियड होता है, उसमें आपको रिसेस मिलती है, फिर इतने बजे आपकी छुट्टी हो जाती है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है स्कूल। पढ़ते तो आप ट्यूशन में भी हो भाई। अगर 4 जने इकट्ठे होके पढ़ रहे हैं स्कूल में, तो 4 जने इकट्ठे होके ट्यूशन में भी तो पढ़ रहे हैं। ठीक है। या कोचिंग इंस्टीट्यूट में तो 20-25 बच्चों की क्लास हो सकती है, 30 बच्चों का बैच हो सकता है, तो उसको तो स्कूल नहीं बोलेंगे ना। तो मतलब सिंबल कि स्कूल, जब आप हम नाम लेते हैं, आपके दिमाग में क्या पिक्चर आती है? जब हम घर का बोलते हैं होम, तो आपके दिमाग में क्या पिक्चर आती है? तो सिंबॉलिक मीनिंग हो गया ये। ठीक है। तो यहाँ पे आप एसोसिएट करते हो विद सम ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स, अटेनिंग, कोई मीनिंग है इन चीजों का, कोई मतलब है इन चीजों का। सो दैट इज व्हाट इज वी आर कॉलिंग एज सिंबल। रूल्स की अगर हम बात करें, तो एक्सेप्टेड ऑर्डर ऑफ प्रेजेंटिंग दीज वर्ड्स। ठीक है। लाइक आई एम गोइंग टू स्कूल, हम ये नहीं बोलेंगे स्कूल एम गोइंग आई। ठीक है। ये तो इनकरेक्ट सेंटेंस हो गया ना। करेक्ट सेंटेंस ग्रामर वाला क्या है कि आई एम गोइंग टू स्कूल। तो कुछ ग्रामर के रूल्स होते हैं हर लैंग्वेज में। थर्ड कैरेक्टर क्या था? कम्युनिकेटिंग। तो अपने थॉट्स को कम्युनिकेट करना, अपने आइडियाज को कम्युनिकेट करना, इंटेंशंस को, अपनी फीलिंग्स को दूसरों को बताना, वो होता है कम्युनिकेशन। ना कम्युनिकेशन 2 तरीके की होती है। एक होती है वर्बल कम्युनिकेशन, जो हम बोल के कहते हैं। एक होती है जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब आपकी बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर। मतलब अगर मैं अपसेट हूं, तो मैं फ्रोन करके, मतलब अपना गुस्से वाला मुंह बना के भी तो मैं दिखा सकती हूँ कि मैं गुस्सा हूं या मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, करना चाहती हूँ। ठीक है। जरूरी नहीं है कि मुझे ये बोल के कहना पड़े कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती हूँ, अपसेट हूँ। मैं अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू भी बता सकती हूँ। ठीक है। अगर मैं इग्नोर कर रही हूँ या कुछ है कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती हूँ, तो उसको कहते हैं नॉन वर्बल लैंग्वेज। और फिर तीसरी तरीके की कम्युनिकेशन होती है, जिसको कहते हैं साइन लैंग्वेज। तो 3 तरीके की कम्युनिकेशन होगी। एक होगी वर्बल, फिर हो गई नॉन वर्बल, ठीक है, फिर हो गई साइन लैंग्वेज। ठीक है। तो 3 तरीके की कम्युनिकेशन है आपकी। ठीक है। 3 तरीके की कम्युनिकेशन। साइन लैंग्वेज मतलब जो म्यूट और डेफ होते हैं उनके लिए यूज की जाती है, दैट इज साइन लैंग्वेज। फिर आ गया जी आपका डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज के बारे में बात करना है। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि जो कैसे हम लैंग्वेज पे सीखते हैं। जो फर्स्ट साउंड होती है, जैसे अगर मान लो बच्चा है, ठीक है, उसको अभी लैंग्वेज डेवलपमेंट कराना होगा, तो लैंग्वेज डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या है कि भाई फर्स्ट क्या होता है, उसका साउंड जो है बेबीज का, वो क्राइंग का होता है। सबसे पहले तो बच्चा रोता ही है। ठीक है। कोई लैंग्वेज नहीं, कुछ नहीं, इनिशियली सिर्फ क्राई करता है। और क्राई करता है अपनी हर एक नीड के लिए। अगर अनकंफर्टेबल फील कर रहा है तो भी, भूख लगी है तो भी, पेन है तो भी, सोना है तो भी, हर चीज के लिए बस उसको रोना है। ठीक है। पर धीरे 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 जब उसको चीजें वो थोड़ा और बड़ा होता है ग्रेजुअली, तो रोने के पैटर्न भी चेंज हो जाते हैं। ठीक है। मतलब अगर दर्द हुए तो एकदम से बंदा जो बच्चा है वो अलग से रोएगा। और स्लीप, अगर उसकी नींद पूरी नहीं हुई है तो चिड़चिड़ा सा होएगा, रोएगा, चुप होएगा, रोएगा, चुप होएगा, मतलब अलग से रोएगा। हंगर है तो अलग से रोएगा। तो ये जो पेरेंट्स होते हैं उनको पता होता है कि मतलब या ये अब ना इसकी नींद का टाइम है, अब इसको नींद आ रही है, ये इसलिए चिड़चिड़ा हो रहा है, इसलिए रो रहा है ये। ठीक है। भूख नहीं लगी, मतलब कोई और इंसान कहेगा शायद इसको भूख लगी है इसलिए रोएगा, लेकिन मम्मी जो होती है वो फटक से पहचान लेती है, वो कहेगी नहीं ये इसका ना अब इसको सोना है, ये इसलिए रो रहा है। ठीक है। तो मतलब उनके क्राइंग पैटर्न्स भी चेंज हो जाते हैं। और उसके बाद ग्रेजुअली क्या होता है, डिफरेंशिएट करने लगता है क्राइंग में, बिकमिंग मोर मीनिंगफुल साउंड्स होते हैं, कूइंग साउंड्स जिसको बोलते हैं। बच्चे ऐसे आवाजें नहीं निकालते रहते, मतलब अभी बोलना नहीं आता, ऐसे करते रहते हैं, तो उसको बोलते हैं कूइंग साउंड्स। ठीक है। टू एक्सप्रेस देयर हैप्पीनेस। नाउ जब वो बच्चे 6 महीने के हो जाते हैं, 6 मंथ्स की स्टेज पे, तो उसके बाद आती है उनकी बैबलिंग स्टेज। बैबलिंग मतलब कि रिपीटेशन होती है ऑफ कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स की रिपीटेशन होती है, जैसे दा, दा, ब, ऐसे करके बोलेंगे, वॉवल साउंड्स बोलेंगे। 9 मंथ की एज में वो क्या करते हैं, एक ही चीज को रिपीट करेंगे। इकोलैलिया, इसको बोलते हैं इकोलैलिया। इकोलैलिया मतलब कि जैसे डा बोल रहे तो दा 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 ऐसे ही बोलते जाएंगे।
बा बोल रहे तो बा 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 ऐसे ही बोलते जाएंगे। तो मतलब एक ही वर्ड को जब बार बार आप पूरा स्ट्रिंग, मतलब कहते हैं लड़ी, स्ट्रिंग कहते हैं लड़ी, तो ऐसे पूरा आपने जो लड़ी ही बना दी, डा 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 ही बोली जा रहे हो, ठीक है, तो इसको बोलते हैं एकोलेलिया। तो ये वो 9 मंथ्स की एज में करते हैं। जब चिल्ड्रन का फर्स्ट बर्थडे होता है, मतलब जब वो 1 साल के हो जाते हैं, तो वो 1 साल के बर्थडे पे 1 वर्ड की स्टेज पे होते हैं, ठीक है। जैसे माँ, मामा पूरा नहीं बोलेंगे, माँ बोलना सीख लिया माँ, या ये डैडा है ना डैडा, तो वो बोलेंगे डा, ठीक है, ऐसा करके बोलेंगे। तो 1 वर्ड की स्टेज पे, 1 or more words which are combined to form whole sentence or phrases, so they are called holophrases। अगर एक्सक्यूज मी, एक वर्ड को जब कंबाइन करके बोला जाता है 1 or more वर्ड्स को, तो उसको बोलते हैं एक सेंटेंस में कन्वर्ट करके, तो उसको बोलते हैं हॉलो फ्रेजेस, ठीक है। व्हेन दे आर 18 to 20 मिनट्स, मतलब 1.5 ईयर्स लगा लो ना, 18 महीने, 1 साल में 12 महीने होते हैं, प्लस 6 और कर लो, तो 18 महीने या 20 महीने के आसपास जो होते हैं 1.5 ईयर्स की एज में, 2 वर्ड्स पे आ जाते हैं वो। टेलीग्राफिक स्पीच, टेलीग्राम अगर आपने कभी किसी को भेजा हो कभी, तो टेलीग्राम में बहुत लिमिटेड चीजें हम लिखते हैं, जैसे सेंडिंग मनी, मैरिज, है ना, तो ऐसे करके, तो ऐसा ऐसे टेलीग्राफिक स्पीच होती है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे गॉट एडमिशन सेंड मनी, बस इतना सा टेलीग्राम। टेलीग्राम में पूरा पूरा चिट्ठी नहीं लिखते आप। तो क्लोज टू देयर थर्ड बर्थडे, जब वो 3 साल के होने लगते हैं, या 2.5 to 3 इयर्स की जब उनकी एज होती है, तो वो क्या बोलते हैं, फिर उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट होने लगती है, जो तब वो जाके फोकस करने लगते हैं रूल्स पे, ठीक है। जैसे अगर अगर वो जाऊंगा खाऊंगा, अगर कोई लड़की ऐसे बोल रही है, तो हम उसको बोलते हैं नहीं आप बॉय नहीं हो, आप गर्ल, आप बोलो मैं जाऊंगी, मैं खाऊंगी, है ना, ऐसे। तो उनको लैंग्वेज भी सिखाते हैं, रूल्स भी सिखाते हैं, कैसे बोलना है वो भी सिखाते हैं। तो ये 2.5 से 3 इयर्स की एज में होता है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि हाउ डू वी लर्न टू स्पीक, हम बोलना सीखते कैसे हैं, तो इस टॉपिक पे काफी रिसर्च हो चुकी है साइकोलॉजी में, और नेचर और नर्चर दोनों का ही रोल है इसमें। मतलब नेचर मतलब कुछ इनहेरेंट हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और नर्चर मतलब जैसा हमारा लालन पालन पोषण होता है, वो उस पर भी डिपेंड करता है। तो दोनों को ही इक्वल तवज्जो दी गई है, वहां से हम लैंग्वेज सीखते हैं। अब बात करते हैं बायलिंगुअलिज्म एंड मल्टीलिंग्विज्म की। सो बायलिंग्विज्म, बाय मतलब जहां पे भी बाय वर्ड आता है, मतलब उसका होता है 2, ठीक है। तो बायलिंग्विज्म रेफर्स टू अटेनिंग प्रोफिशिएंसी इन एनी 2 लैंग्वेजेस, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको हिंदी भी आती है, आपको इंग्लिश भी आती है, तो बायलिंग्विज्म है। और मदर टंग की अगर, और मल्टी लैंग्वेजिज्म की बात करें, तो वहां पे 2 से ज्यादा लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर आपको हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, और इसके अलावा भी कोई लैंग्वेज आती है, मान लो आप गुजराती हो, आपको गुजराती आती है, मराठी हो, मराठी आती है, या आपके स्कूल में फ्रेंच या जर्मन कुछ सिखाते हैं, स्पेनिश सिखाते हैं, आपने वो लैंग्वेज सीखी है, तो फिर हम कह सकते हैं कि 2 से ज्यादा लैंग्वेज आती है, तो मल्टीलिंग्विज्म है, ठीक है ना। जो हमारी मदर टंग होती है वो कौन सी होती है, जो हमारी नेटिव लैंग्वेज होती है, मतलब जो हम बचपन से कार्डल कार्डल कहते हैं पालना, ठीक है। तो जो बच्चा पालने में होता है, तब से जो वो लैंग्वेज सुन रहा है, सीख रहा है, समझ रहा है, बोल रहा है, उसको कहते हैं नेटिव लैंग्वेज को कहते हैं मदर टंग। फिर यहाँ पे उन्होंने मल्टीलिंग्विज्म के बारे में बताया हुआ कि मल्टीलिंग्विज्म जो है, इंडिया में इट्स अ वे ऑफ लाइफ। इंडिया में आपको बहुत मल्टीलिंग्विज्म मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल हिंदी आती है मुझे, इंग्लिश आती है मुझे, मैं पंजाबी हूँ तो मुझे पंजाबी आती है, ठीक है। देन अगर मैंने स्कूल में स्पेनिश ली होती तो मुझे स्पेनिश आती होती, तो मतलब चलो मेरे को स्पेनिश भी आती है, तो आप बोल सकते हो कि 2 से ज्यादा लैंग्वेज आती है, तो मल्टीलिंग्विज्म है। और इंडिया में आपको ऐसे लोग बहुत मिलेंगे जिनको हिंदी और इंग्लिश तो बहुत लोगों को आती है, साथ में अपनी एक लैंग्वेज और भी आती है, अगर वो मराठी हैं, गुजराती हैं, जो भी है, ठीक है। तो मल्टीलिंग्विज्म हो जाता है। और आजकल तो स्कूल्स में इंटरनेशनल लैंग्वेज सिखाई जाती है, लाइक फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, तो वो मल्टीलिंग्विज्म अपने आप ही हो गया। तो इंडिया में मल्टीलिंग्विज्म काफी है। स्टडीज ऐसा बताती हैं कि अगर बायलिंग्विज्म या मल्टीलिंग्विज्म किसी चाइल्ड में है, तो ये आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज को इंप्रूव करता है, लिंग्विस्टिक एबिलिटी उसको एकेडमिक कॉम्पिटेंस चिल्ड्रन में इंप्रूव करता है। तो ये अच्छी बात है। जितना लैंग्वेज आप सीख सकते हो आपको सीखनी चाहिए, जितनी लैंग्वेज पे आपकी कमांड होगी, ये तो अच्छी बात है। अब बताते हैं बिहेवियरिस्ट BF स्किनर की अगर हम बात करें, तो लैंग्वेज डेवलपमेंट फॉर बिहेवियरिस्ट, अगर बिहेवियरिस्ट के नजरिए से देखा जाए, तो लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या है, सिंपल वो बोलते हैं कि फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ एसोसिएशन एंड इमिटेशन। एसोसिएट करके, जैसे साइट बॉटल देखा और उन्होंने वर्ड यूज करा बॉटल, तो बॉटल
को देख के उससे वर्ड एसोसिएट करा, अच्छा इसको बॉटल कहते हैं तो ये है बॉटल, ऐसे उन्होंने लैंग्वेज सीखा, बिहेवियरिस्ट का कहना है। ठीक है, इमिटेशन मतलब कॉपी करना। तो एडल्ट्स जो वर्ड यूज कर रहे हैं, अगर एडल्ट्स उसको बॉटल कह रहे हैं तो हम भी उसको बॉटल कहेंगे। ठीक है, रीइंफोर्समेंट मतलब जैसे अगर रीइंफोर्समेंट होता है कि मतलब आपको आपको अब तक तो पता है रीइंफोर्समेंट क्या होता है, कि मतलब आपको कुछ रिवॉर्ड दिया जाता है। ठीक है, तो अगर मान लो जैसे हम बोलते हैं कि मम्मा बोलो, पहले बोलो मम्मा मम्मा, तो अगर बच्चे ने मम्मा बोला तो उसको हग हग करा, स्माइल दी हमने, तो बच्चे को अच्छा लगा तो उसने फिर रिपीट करा मम्मा। तो जब जब उसने मम्मा बोला, हमने उसको हग करा या अच्छे से ट्रीट किया, तो बच्चे को रीइंफोर्समेंट मिला, तो फिर उसने और वो वर्ड का इस्तेमाल करना शुरू किया। सो दैट इज रीइंफोर्समेंट। प्रिंसिपल ऑफ शेपिंग leads to successive approximation of the desired response so that the child eventually speaks as well as the adult. तो बेसिकली हम जो उसके सक्सेसिव रिस्पॉन्स है उसको शेप करते हैं सो दैट वो एडल्ट्स की तरह बात करे। अब बात करते हैं नोमन चॉम्स्की की। ठीक है, ये एक लिंग्विस्टिक थे। चॉम्स्की ने बोला कि चिल्ड्रन जो हैं दे क्रिएट ऑल सॉर्ट ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो वही सेंटेंस बोलते हैं जो वो मॉम डैड को बोलते हुए सुनते हैं। वो कुछ भी अपनी, आपने देखा होगा बच्चे अपनी भाषा इजाद कर लेते हैं, कुछ भी अटर पटर बोलते हैं। ठीक है, बिना सिर पैर के, और ऐसे ऐसे वर्ड्स बना देते हैं जिनका कोई मीनिंग भी नहीं होता, न्यू ही कोई लैंग्वेज इजाद कर देते हैं। ठीक है, कुछ भी अपना बोलते हैं। तो चॉम्स्की कह रहे हैं कि चिल्ड्रन ऐसा जरूरी नहीं है कि वो इमिटेट करते हैं, जो उन्होंने सुना है सिर्फ वही उसको रिपीट करते हैं। चिल्ड्रन थ्रू आउट द वर्ल्ड सीम टू हैव अ क्रिटिकल पीरियड। तो बोलते हैं कि चिल्ड्रन जो है थ्रू आउट द वर्ल्ड क्रिटिकल पीरियड होता है। जैसे कि एक क्रिटिकल पीरियड किसको कहा गया है? क्रिटिकल पीरियड एक ऐसा पीरियड है जहां पे लर्निंग मस्ट अकर, होनी ही चाहिए लर्निंग सक्सेसफुली। ठीक है, फॉर लर्निंग लैंग्वेज। जैसे मान लो, जैसे हम क्रिटिकल पीरियड हो गया, जैसे कि मान लो 2 साल के बाद बच्चा बोलना स्टार्ट कर देता है, तो उस बच्चे को हर जगह, मतलब हर ऑल ओवर द वर्ल्ड 2 साल के बाद मतलब 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा बड़बड़ बड़बड़ बोलता है, फटाफट फटाफट। ठीक है, सेंटेंस फॉर्मेशन करता है, अपनी बात समझा सकता है। तो ये होता है क्रिटिकल पीरियड। अगर इस टाइम पीरियड पे अगर आप बच्चे के साथ एंगेज नहीं करोगे कॉन्वर्सेशन में, या ध्यान नहीं दोगे, या उसके पास मान लो कि मॉम भी काम पे चली गई, डैड भी काम पे चले गए, पीछे दादा दादी ज्यादा एंगेजमेंट करते नहीं है बच्चे के साथ, या नानी है वो ज्यादा एंगेजमेंट करती नहीं है, वो संभाल रही है बच्चे को, तो बच्चे की लैंग्वेज कहाँ से डेवलप होगी? उसका क्रिटिकल पीरियड तो मिस हो जाएगा। तो फिर ऐसे बच्चे लेट बोलना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वो उसकी बात हो रही है क्रिटिकल पीरियड। तो क्रिटिकल पीरियड समझ आ गया? क्रिटिकल पीरियड वो पीरियड है जहां पे लैंग्वेज लर्निंग मस्ट अकर इफ इट इज टू अकर सक्सेसफुली। तो चॉम्स्की बिलीव दैट लैंग्वेज डेवलपमेंट इज जस्ट लाइक फिजिकल मैच्योरेशन की तरह होती है लैंग्वेज डेवलपमेंट भी। गिवन एडिक्वेट केयर इट जस्ट हैपेंस टू द चाइल्ड। अगर आपने ढंग से ख्याल रखा है, एंगेज कर रहे हो बच्चे के साथ, तो अपने आप लैंग्वेज उसको वो पिकअप करना शुरू कर देता है, और सही टाइम आने पे वो बोलना भी शुरू कर देता है धीरे धीरे करके। चिल्ड्रन आर बॉर्न विद यूनिवर्सल ग्रामर, दे रेडिली लर्न द ग्रामर ऑफ वट एवर लैंग्वेज दे हियर। जो भी बच्चे सुनते हैं उसकी ग्रामर वो सीख जाते हैं। जैसे अगर आपने बोला कि व्हाट इज योर नेम, या आप खाना खाओगे, भूख लगी है, तो बच्चे भी उसी चीज को मतलब सीख जाते हैं कि ये सेंटेंस ऐसे बोलना है, या ग्रामर भी वो सीख जाते हैं, उसी को वो यूनिवर्सल ग्रामर बोल रहे हैं। स्किनर अगेन जो बिहेवियरिस्ट हैं, वो कहते हैं, स्किनर एम्फसाइज करते हैं ऑन लर्निंग एक्सप्लेन्स व्हाई इन्फेंट्स एक्वायर लैंग्वेज दे हियर एंड हाउ दे ऐड न्यू वर्ड्स टू देयर वोकैबुलरीज। स्किनर इस बात पे एम्फसाइज करते हैं और लर्निंग एक्सप्लेन्स कि कैसे इन्फेंट्स जो है, इन्फेंट मतलब बच्चे, बेबीज, कैसे एक्वायर करते हैं लैंग्वेज को जो वो सुनते हैं, एंड हाउ दे ऐड न्यू वर्ड्स टू देयर वोकैबुलरी। वो अपने वोकैबुलरी में नए नए वर्ड्स कैसे भर लेते हैं। चॉम्स्की इस बात पे एम्फसाइज करते हैं कि बिल्ट इन जो एक रेडीनेस है, उन्होंने बोला ना यूनिवर्सल बच्चों के अंदर ग्रामर होती है, तो एक जो रेडी टू लर्न उनके अंदर जो इच्छा होती है कि लैंग्वेज सीखने की, अपने आप को कम्युनिकेट करने की, अपनी बात समझाने की, तो लर्न ग्रामर वो उनको हेल्प करती है चिल्ड्रन को लैंग्वेज एक्वायर करने के लिए, और डायरेक्ट सो रेडी विदाउट डायरेक्ट टीचिंग, मतलब अगर आप उनको डायरेक्टली सिखाओगे नहीं तो भी।
अब लैंग्वेज का यूज, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। लैंग्वेज का क्या यूज होता है भाई? लैंग्वेज का यूज होता है कि भाई हम कम्युनिकेट कर पाए, कम्युनिकेशन कर पाए, अपनी बात दूसरों को समझा पाए। व्हेन वी यूज लैंग्वेज वी हैव वेरियस प्रैग्मेटिक इंटेंशंस। प्रैग्मेटिक इंटेंशंस मतलब देखो, हमें कभी किसी को सॉरी बोलना है, कभी किसी के लिए थैंक यू बोलना है, कभी कुछ डिमांड करना है, तो हमारे कुछ ना कुछ इंटेंशन होती है, राइट? सो लैंग्वेज, through language we use all these things. Our language used must be pragmatically correct. अब ऐसा नहीं है कि आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो तो आप अकड़ के रिक्वेस्ट नहीं करोगे। कुछ डिमांड कर रहे हो तो अलग बात है। तो रिक्वेस्ट करने का एक तरीका होता है। मे आई, आप बोलते हो ना मे आई कम इन, या मैम से पूछते हो मे आई कम इन मैम, सो दैट इज रिक्वेस्ट। या कैन यू प्लीज, कुड यू प्लीज पास दैट ऑन, ठीक है, कुड यू प्लीज लेंड मी योर नोटबुक। तो रिक्वेस्ट करने का एक तरीका होता है। तो वो ये बोल रहे हैं कि लैंग्वेज का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपने शब्द बोल दिए रोबोट की तरह, बट विदाउट फीलिंग्स, विदाउट इमोशन, विदाउट उसमें कुछ डाले, बस वो ग्रामेटिकली एक सेंटेंस वो ऐसे रट्टू तोतों की तरह बोल दिया, ऐसा नहीं होता। लैंग्वेज मस्ट बी प्रैग्मेटिकली करेक्ट होनी चाहिए, कॉन्टेक्सचुअली एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। मतलब जिस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है उसी कॉन्टेक्स्ट में आप रिप्लाई करो, उसी कॉन्टेक्स्ट में बात होनी चाहिए। बिसाइड्स बीइंग ग्रामेटिकल एंड मीनिंगफुल, और ग्रामेटिकल और मीनिंगफुल तो होना ही चाहिए लैंग्वेज, ठीक है। तो ये था आपका लैंग्वेज का चैप्टर। इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिए हैं, प्रिंट आउट करके डाउनलोड करके पढ़िए। यहाँ पे हमारे चैप्टर होता है दी एंड। कोई भी आपको डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लेट मी नो हाउ वाज इट फॉर यू, गिव मी योर फीडबैक, आई वुड रियली अप्रिशिएट इट। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, सपोर्ट माई चैनल, हेल्प माई चैनल ग्रो। कीप लर्निंग, कीप सब्सक्राइबिंग, and I'll see you next time. Bye.